नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी यूपीएसआई की तैयारी एक जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि अभी तक हमने मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस नहीं करवाया, क्योंकि कारण केवल यही है कि हमारे ऑफलाइन बैच बहुत ज्यादा चले हुए हैं, जिसमें हमने दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल और साथ में एक शानदार बैच हमारा यूपीएसआई का बच्चों चला हुआ है। तो लगभग हम 5 साढ़े 5 तक तो यहीं पे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो उसी में से हमें वक्त निकाल के अलग अलग पोर्शन का हमें एनालिसिस करवाना पड़ेगा, अब मुझे ये लग रहा है, क्योंकि टाइम तो मिल ही नहीं रहा। ठीक है, आज भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैथ और रीजनिंग का एक ही वीडियो में कंप्लीट पिछली टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करवा पाऊं। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात बच्चों ये है कि कल 21 सितंबर है, यानी कि संडे है। तो कल भी बच्चों हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री रहने वाला है, तो सभी बच्चे 10 बजे तक वहां पर पहुंच जाइए। लेकिन पेपर तो हमारा लगभग 10:30 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन 10 बजे तक वहां पर पहुंचना जरूरी है, ताकि आपको बैठा दे और एक व्यवस्था के तहत सारी चीजें सही तरीके से हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर और देरी ना करते हुए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। ठीक है, जिसमें हम पिछले संडे का जो पेपर हुआ था, उसमें जो मैथ और रीजनिंग हमारा बचा हुआ था पोर्शन, उसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक शानदार तरीके से, एक बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 81 हमारे सामने है बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है कि 65 छात्रों की एक कक्षा का औसत दे रखे हैं 55.78 किलोग्राम। जब नए लड़के का भार कक्षा में शामिल किया जाता है तो औसत 700 ग्राम बढ़ जाता है। नए लड़के का भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। ठीक है, देखिए, करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच होगा, जिसमें कम कैलकुलेशन होगी, वही मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, चलिएगा, बेसिक तरीके से तो आप कर ही लोगे। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि 65 छात्र है कक्षा में, और उन सभी का जो एवरेज है वो है 55.78 किलोग्राम। 55.78 किलोग्राम। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब एक लड़के का भार कक्षा में शामिल कर लिया जाता है, यानी कि एक लड़का बढ़ जाता है, कुल मिला के बात यह है, तो 65 से 66 हो जाता है। उसके कारण हुआ क्या कि एवरेज में 700 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी कि बढ़ जाता है एवरेज। अब ये ग्राम में बढ़ रहा है, तो अगर मैं इसको 1000 ग्राम से 1000 से डिवाइड कर दूं, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 0.7 किलोग्राम ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज में जो वृद्धि होगी दोस्तों, वो होगी हमारी 0.7 किलोग्राम की वृद्धि होगी। और आपने कहीं ना कहीं एवरेज टॉपिक ये पढ़ा हुआ होगा, है ना। मैं मान के चल रहा हूं आपने ये पढ़ा हुआ होगा कि एवरेज के बारे में, कि एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि प्रत्येक डाटा को समान रूप से बांट देना, यही हमारा एवरेज कहलाता है, औसत कहलाता है। तो इसका मतलब एवरेज में अगर 0.7 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब प्रत्येक के हिस्से में 0.7 केजी की वृद्धि हुई है। अब लोग कितने हैं टोटल? 66, यानी कि एक के हिस्से में अगर 0.7 किलोग्राम की वृद्धि हुई, तो 66 लोगों के हिस्से में कितनी वृद्धि होगी, हमें यही निकालना है। यानी कि जो नया बंदा आया, वो अपने साथ एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेकर आया, हमें यही निकालना है दोस्तों। तो 66 में आप 7 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.7 की, 7 छंग 42, 4, 7 छंग 42 और 4 46, यानी कि 46.2 किलोग्राम ये एक्स्ट्रा लेकर आया। किससे भाई? एवरेज से। तो आपको क्या करना है, नए बंदे का अगर वजन निकालना है, तो जो एक्स्ट्रा आया वो हम ओरिजिनल एवरेज में ऐड करेंगे, यानी कि 55.78 में आप जोड़ दोगे 46.2 को, है ना, ये जोड़ दोगे। ठीक है, तो नए बंदे का वजन पता लग जाएगा कितना होगा। ठीक है, 7 और 2 9, 6 और 5 11 का 1 का हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि आपका जो जवाब आया दोस्तों, वो आया 101.98 किलोग्राम। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी ऑप्शन में 101.98 किलोग्राम नहीं है। तो इस बात का मतलब है कि ये लगभग में ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 101.9 को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 102 किलोग्राम। तो जो नया बंदा आया, उसका जो वजन है वो 102 किलोग्राम है, तो नए लड़के का भार हुआ डी ऑप्शन, यानी कि 102 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों ट्रेन से, यानी कि एक चैप्टर होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ साथ हम 2 चैप्टर और पढ़ते हैं, जिसमें ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन और बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यूपीएसआई में जो सिलेबस दे रखा है बच्चों, उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का तो जिक्र है, लेकिन ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन या फिर बोट एंड स्ट्रीम का जिक्र नहीं है, जबकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझकर चलना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करना है, और साथ में बोट एंड स्ट्रीम भी आपको करना है। ठीक है, चलिएगा, दो ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और उनके द्वारा
द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय 12 सेकंड है। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? दशमलव के 2 स्थानों तक हमें बताना है। देखिए मामला क्या है, क्वेश्चन में कहा कि दो ट्रेनें हैं और जो विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। एक की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की स्पीड बच्चों यहाँ पे दे रखी है हमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की लंबाई दे रखी है हमें 300, है ना। तो हमने मान लिया कि ये 300 मीटर है, ये 300 मीटर है। दूसरे की लंबाई हमें बतानी है, हमने मान लिया कि इसकी एल मीटर इसकी लंबाई है, या एल ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। एल इसकी लंबाई है, और ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस करती है, 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो बताइए दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन वाला जो चैप्टर होता है, इसकी खास बात दोस्तों एक ही होती है कि इसमें जिस चीज को पूछा जाता है डायरेक्ट हम उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा, ये मानकर मैं चल रहा हूं क्योंकि आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट हो, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? दोनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय करती है। तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है आपसे? लंबाई, यानी कि दूरी का फॉर्मूला आपको लगाना है। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी कितनी होगी? L प्लस 300। तो L प्लस 300 यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारी ये होगी, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड क्या होगी? जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत होगी तो दोनों की स्पीड जो होगी ऐड होगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर 80 है, 120 है, तो इसका मतलब 200 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। और टाइम दे रखा है बच्चों आपको 12 सेकंड, यानी कि स्पीड इनटू टाइम हमने लगा दिया। क्लियर है बात यहां तक? अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 36 18 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 गुणा 200 यानी कि 2000। ये कितना हो गया? 2000। अब 2000 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 .6666, इस तरीके से चलता चलेगा, चला जाएगा, ठीक है। अब L प्लस 300 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है? 666.66 है। तो L की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 666.66 में से 300 आपको घटा दोगे तो कितना हो गया? 366.66। और अप्रोक्सीमेशन में बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 366.67 यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा चीजें समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज भी करा रहा हूं ताकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में करा पाऊं, ठीक है। चलिएगा, नोट करना चाहो नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 अब ये क्या कह रहा है देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, यदि ए अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया है। आपको लगेगा कि टेस्ट सीरीज में इतना आसान कैसे क्वेश्चन आ गया? तो प्यारे दोस्तों आप 2021 के पेपर जो है प्रीवियस उठा के देखना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। तो मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, हर वैरायटी आपको देखने को मिलती है एग्जाम में, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से हमने सेट करवा रखे हैं पेपर, ठीक है। चलिएगा, अब सबसे पहले आपको करना होगा कि काम कितना है। तो आप कहोगे 4 12 का एलसीएम कितना आ गया? भाई 12 आ गया, ठीक है। टोटल वर्क हमारा 12 हो गया। तो 4 दिन में 12 काम, एक दिन में बच्चों 3 काम करेंगे ए और बी दोनों मिलकर। ए 12 दिन में 12 काम करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा। अब ए की एफिशिएंसी हमारी एक आई, ए की एफिशिएंसी एक है और दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो इसका मतलब बी एक दिन में 2 काम करता होगा। और आपसे यही पूछा गया है कि बी अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो बी को करना है भाई 12 काम, और बी करता है एक दिन में 2 काम, तो टोटल काम को खत्म करने में कितने दिन लेगा? आप कहोगे सर 6 दिन लेगा। तो इसका मतलब आंसर हो जाता है हमारा डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो क्लियर हो चुका होगा, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने आ चुका है, और मैं 84 के बारे में, जैसे कि बच्चों ने मुझे कहा कि ये सवाल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं वाकई में ये हुआ नहीं होगा बहुत सारे बच्चों से, क्योंकि थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि ये हटकेस क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो कि हमारे मतलब जो सिलेबस है उसमें भी नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर। मान लो 40 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो 40 में से 3 4 क्वेश्चन कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक से थोड़ा हटके है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि रमेश ने धन का कुछ भाग 96 रुपए के 9% स्टॉक में
तथा शेष भाग 120 रुपए के 12% स्टॉक में, ये शेयर और स्टॉक वाले टॉपिक से है, ठीक है, लगाता है यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो। देखो काम की बात ये दे रखी है कि दोनों स्टॉकों का वार्षिक जो लाभांश है वो समान है, तो दोनों स्टॉकों में लगे धन का अनुपात क्या होगा। बात को समझना बच्चों, देखिए होगा क्या इसमें, ये कह रहा है कि 96 रुपए पर 9% स्टॉक, तो मैं ये कह सकता हूं इस बात का मतलब ये होगा, देखो मैं मोटी मोटी तौर पे इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा, वरना बताने को इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो जब भी कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो और ये बोल दे कि 96 रुपए के 9% स्टॉक पर, मतलब कहीं भी ऐसा बोल दे कि 84 रुपए के, यानी कि 84 रुपए के 11% स्टॉक पर, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि उस स्टॉक का अंकित मूल्य जो भी रहा होगा, लेकिन उसका बाजार मूल्य अब कितना है बच्चों, 84 है। यानी कि अगर मैं 11% की बात करता हूं तो 11% का मतलब 11/100, यानी कि अगर उस स्टॉक का जो अंकित मूल्य है, एमआरपी है, अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए पर हमें 11 रुपए का फायदा मिलेगा। लेकिन अब बाजार मूल्य जो है, मार्केट प्राइस जो है, उसका अब 84 रुपए हो चुका है। बाजार में अगर 84 है तो 84 पर अभी भी आपको 11 रुपए का ही फायदा मिलेगा। बात समझ में आई, इस बात का मतलब इतनी सी बात है, ठीक है। तो मैं यहां पर सीधा सीधा आपको ये कह सकता हूं बच्चों कि 96 रुपए के 9% स्टॉक का मतलब ये हुआ कि 96 रुपए पर हमें 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 96 रुपए पर हमें 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 120 रुपए के 12% स्टॉक में लगाता है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 120 रुपए पर 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसने कहा कि कुछ भाग था, मतलब कुछ धन था, उसका कुछ हिस्सा उसने 96 रुपए के 9% स्टॉक पर लगाया, तो हमने मान लिया कि टोटल धन हमारा जो भी रहा होगा उसमें से एक्स हिस्सा उसने लगाया, एक्स हिस्सा लगाया इस पर, तो एक्स रुपए पर कितना प्रॉफिट होगा, एक्स का 9/96 प्रॉफिट होगा, ठीक है। और दूसरा हिस्सा मान लिया हमने वाई लगाया, तो वाई का 12/120, तो यहां से वार्षिक लाभांश जो हमें मिलेगा वाई रुपए पर वो ये मिलेगा, ठीक है। और यहां पर एक्स रुपए पर जो वार्षिक लाभांश मिलेगा वो बच्चों हमें ये मिलेगा। और हमारे काम की चीज ये थी, लाभांश क्या है, समान है, तो दोनों कर दिया हमने इक्वल। क्लियर है बात यहां तक। इतना इक्वल करने के बाद अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों स्टॉकों में लगे धन का अनुपात क्या होगा, यानी कि आपसे सीधा सीधा एक्स और वाई का रेशियो आपसे पूछना चाहता है बच्चों, ठीक है। अब बात को समझना भाई, 12 से काट दिया भाई, इसको कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, 12 कम 12 और 12 से कट गया 10 बार। 3 से काट दो आप इसको, 3 तिये 9, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, तो 32 की मल्टीप्लाई उधर कर दोगे तो कितना आ गया, 32 वाई आ गया इधर, तो और 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, है ना, 10 तिये 30, तो इधर कितना आ गया, 30 एक्स आ गया। और हमें चाहिए एक्स और वाई का रेशियो, तो आप कहोगे इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये 16 और ये यहाँ पर 15, ठीक है ना, 2 से काट दिया 16 और 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 15, और यही इस सवाल का जवाब होगा, 16:15, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर 15:16 भी था, लेकिन आंसर सही जो होगा 16:15 होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बड़ा आसान, बहुत ही बिल्कुल आसान सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 85, कि एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, तो राजेश ने कितना कर रखे बच्चों, 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे दी, 30 दे दी। एक की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो आपसे यहां पर पूछा गया है बच्चों कि बताइए राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। तो राकेश ने करे 4 और एक की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू 15 चौका 60 होगी, और 15 निम्मा 135 होगी। इसका मतलब 60 और 135 अंक प्राप्त किए, 60 और 135 आपको मिलेगा बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86। अब क्वेश्चन नंबर 86 में जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये आप रीजनिंग का कह सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि स्टार चिन्हों को क्रमागत रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अब हमें केवल और केवल
यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर सकता है। देखिए, मैं हमेशा जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको ना डिवीजन वाले सिंबल को चेक करना है, और जो कि इस ऑप्शन में कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब हमें बच्चों एक एक ऑप्शन को ही उठाना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे बीच में बराबर आ गया, ठीक है ना, बराबर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस, तो आप देख पा रहे होंगे बराबर के उधर ना 115 और प्लस 5 ये 120 बनना चाहिए। लेकिन 50 दूनी 100, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करोगे। 50 दूनी 100, 100 में से माइनस के 100 है और ये प्लस के 20 है, तो माइनस के 80 बनेगा। ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर मैं बात करता हूँ बच्चों आपके बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में पहले प्लस है, फिर मल्टीप्लाई, फिर बराबर और फिर यहाँ पे माइनस। तो आप कहोगे सर माइनस का 110 देगा ये तो, क्योंकि 5 माइनस 115 माइनस का 110 देगा ये तो, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, 50 दूनी 100 और प्लस 20, यानी कि ये 120 देगा प्लस का, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं तो यहाँ पे बीच में बराबर हो जाएगा इधर, मतलब है ना, यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई है और यहाँ पे माइनस है। तो पहले क्या करोगे, 20, तो 50 दूनी 100, यहाँ पे क्या है 5, 50 दूनी 100, 100 प्लस 20 120, 120 में से 5 कम करोगे तो 115, और ये बराबर में भी 115 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों वो सी ऑप्शन बनेगा, 86 का आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 87। 87 देखिए, ये आपका मैं ये कह सकता हूँ कि एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और ये इस तरह के क्वेश्चन जो है 2021 में भी कुछ पेपर में, मतलब कुछ शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बच्चों है तो बेहद आसान, अगर आपने समझा होगा, समझने की कोशिश की होगी, तो बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक्स वाई केंद्र ओ वाले एक वृत्त, है ना, एक्स वाई जो है केंद्र ओ वाले एक वृत्त की जीवा है, जड़ लघु त्रिज्याखंड में वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, एक सेकंड बच्चों, देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक्स वाई केंद्र ओ वाले एक वृत्त की, अच्छा आप हो गए क्या, लेट लगा था हमें, हाँ, चलो, एक्स वाई केंद्र ओ वाले एक वृत्त की जीवा है। ठीक है, देखो ये एक सर्किल है और इसका जो सेंटर है बच्चों वो ओ है। ठीक है, और इसमें एक जीवा है, कॉर्ड है, यानी कि एक्स वाई, ये है हमारी एक्स और वाई जीवा। ठीक है, यानी कि कॉर्ड, जेड लघु त्रिज्या खंड में वृत्त की परिधि पर, यानी कि सरकमफ्रेंस पर एक बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिज्या खंड की। देखिए त्रिज्या खंड क्या होगा, त्रिज्या खंड का मतलब होता है सेक्टर, अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ कि वो सेक्टर होता है। ठीक है, अब त्रिज्या खंड का मतलब होता है त्रिज्या और चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हमारा त्रिज्या खंड कहलाता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ वृत्तखंड की, वृत्तखंड क्या होता है, यानी कि सेगमेंट क्या होता है, जीवा और चाप यानी कि कॉर्ड और आर्क के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र हमारा सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चों त्रिज्या खंड की बात हो रही है, तो त्रिज्या यानी कि रेडियस और चाप यानी कि ये आर्क, और इसने क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में कहा कि लघु त्रिज्या खंड की बात हो रही है। तो लघु त्रिज्या खंड का मतलब ये वाली जो रेडियस होगी, ये वाली रेडियस होगी और ये वाली चाप होगी, यही हमारा बच्चों क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा। और ये कहा गया है कि जेड जो है लघु त्रिज्या खंड में वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस पर एक बिंदु है। हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे जेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया यदि ओ एक्स वाई 30 डिग्री है, ओ एक्स वाई कितना है भाई, 30 डिग्री है। अब देखो ओ एक्स वाई ये वाला एंगल हमारा कितना है भाई, 30 डिग्री है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स जेड वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स जेड और वाई का मान हमें बताना है, ये एक्स जेड और वाई का मान हमें बताना है, ये वाली वैल्यू हमें बतानी है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब बात को समझिए बच्चों। देखिए भाई मुझे एक बात बताओ, ये ओ एक्स क्या है, रेडियस है, और ये ओ वाई क्या है, ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब ओ एक्स वाई हमारा कैसा ट्राइंगल बना, आप कहोगे आइसोसेल्स ट्राइंगल बना, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बना। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है तो दो एंगल भी बराबर हो गए। ये 30 है तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री का होगा। आप कहोगे यस सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी ट्राइंगल हो तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो आप कहोगे 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये
ट्राइंगल आप देख पा रहे होंगे ओ एक्स वाई, तो ये भी 30 का है, ये भी 30 का है, तो कितना हुआ 60। तो 180 पूरा करने के लिए ये कितना होगा बच्चों, 120 होगा। ये कितना होगा, 120 होगा। यानी कि सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो हमारा चाप होती है, जो हमारी आर्क होती है, उस आर्क के द्वारा सर्किल के परिधि पर जो बना कोण होगा, मान लो ये कोण है, जो बना कोण होगा ये वाला कोण, उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो बना कोण होता है उसका आधा होता है। इसका मतलब ये 120 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 60 होगा। ये क्या होगा बच्चों, 60 होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि किसी भी चाप के द्वारा, किसी भी आर्क के द्वारा जो सर्किल की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है, उसी चाप के द्वारा जो केंद्र पर यानी कि सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी का आधा होता है। और इस बात का उल्टा भी ट्रू है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होगा, यानी कि 60 का डबल ही 120। ठीक है, अब आप मान लो ये पॉइंट हमारा, मान लो एक्स वाई जेड ये डब्लू है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये डब्लू एक्स जेड और वाई ये एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा आपको। चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं जिसको हम, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बात यहां तक? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक थ्योरम है कि आमने सामने के कोण का जो योगफल होगा बच्चों वो हमेशा 180 होता है। इसका मतलब अगर ये 60 है तो इसका मतलब ये कितना होगा, फिर 120 होगा, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ ये आसान सा क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, इसी से हमने मतलब डायग्राम में ही हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 88। अब क्वेश्चन नंबर 88 को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान सा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, हर बच्चा इसको कर सकता है। मिरर इमेज, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, का चयन करें जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार। नीचे का मतलब ये नहीं है कि नीचे लगा दिया, इसका मतलब है जो नीचे आकृति दिख रही है उसके अनुसार पी क्यू पर रखा जाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब का बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट की चीज राइट में बदलेगी और राइट की चीज लेफ्ट में बदलेगी, और कोई भी चीज रियल में प्रतिबिंब से यानी कि मिरर से जितनी दूर होगी तो प्रतिबिंब में भी उतनी ही दूर दिखाई देगी। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एम, तो एम से ही शुरू होगा बच्चों, ये एम से शुरू होगा, पहली बात तो यही है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक से शुरू है, हटा दो, ये एल से शुरू है, हटा दो, ये एल से शुरू है, हटा दो, तो इसका मतलब हमारा आंसर ए बनेगा। इतना ही करके आपको निकलना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों। यदि ई और एफ ऐसी घटनाएं हैं जो पी ई बराबर 0.3, पी एफ बराबर 0.2 और पी एफ बटा ई बराबर 0.6 है, तो पी ई बटा एफ का मान क्या होगा? तो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी बच्चों प्रोबेबिलिटी, ठीक, प्रायिकता बोलते हैं जिसको, तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए करना कैसा होता है, मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा इस सवाल को करने का। देखिए यहाँ पे हमें पीई की वैल्यू दे रखी है, पीई की वैल्यू 0.3 है, और हमें दे रखी है पी और एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 0.2 दे रखी है, और साथ में बच्चों पी एफ बटा ई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.6, और आपसे पूछ रहे हैं पी ई बटा एफ की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं कि जो पी एफ बटा ई होगा ये किसके बराबर होता है, पी एफ बटा ई होगा, ये किसके बराबर होता है? अगर अपॉन में ई है तो, अगर अपॉन में ई है तो अपॉन में बच्चों ई ही रहने वाला है, पी ई। ठीक है ना, और इसका जो फॉर्मूला होगा पी एफ और ई का क्या होगा, ई और एफ का क्या होगा, इंटरसेक्शन यानी कि डिफरेंस, इंटरसेक्शन यानी कि डिफरेंस ई और एफ का। ठीक है, तो यहां से पी एफ अपॉन ई की वैल्यू हमें दे रखी 0.6, और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, और पीई की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों, यहाँ पे पी की वैल्यू 0.3 है, 0.3 है, तो इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू निकलेगी वो 0.6 इंटू 0.3 यानी कि 36 18 0.18 निकलेगी। कितनी निकलेगी? 0.18 आपकी यहां से पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली। लेकिन आपसे पूछ रहा है बच्चों वो पी ई बटा एफ की वैल्यू, तो पी
ई बटा एफ की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला सेम कि अपॉन में अगर एफ है तो अपॉन में पी एफ ही रहेगा, पी एफ ही रहेगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। और ऊपर होगा बच्चों पी ई इंटरसेक्शन एफ, जिसकी वैल्यू बच्चों अभी अभी हमने निकाल ली कि पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.18 है, और 0.18 को आपको डिवाइड करना है, 0.18 को आपको डिवाइड करना है पी एफ की वैल्यू से। अब पी एफ की वैल्यू यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 0.2। पी एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2, तो 0.2 से आप डिवाइड कर दोगे, है ना। पॉइंट को अभी यहाँ पे 0 लगा लो, है ना। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 10 से कट गया, 10 बार कट गया, 2 से 2 नंबर 18, यानी कि 0.9 इस क्वेश्चन का जवाब होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। क्लियर है बात? तो आंसर हुआ बच्चों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 0.9। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, चलिए इतना याद रखना कि अपोन में अगर ई है तो अपोन में ई रहेगा, और अगर अपोन में एफ है तो अपोन में पी एफ यानी कि एफ रहेगा, और ऊपर हो जाता है ई और एफ दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन वाला फॉर्मूला अलग बनेगा, इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब बात को समझिए, क्वेश्चन नंबर 90 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में दे रखा है कि 1 + x स्क्वायर 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8 1 - x का सरलीकृत रूप क्या होगा, ये क्वेश्चन में बच्चों में बता रखा है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, हालांकि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा होगा, a + b और a - b, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। क्लियर है बात? तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये 1 + x है और सब मल्टीप्लीकेशन में, और ये 1 - x है, तो 1 + x इंटू 1 - x क्या बनेगा, 1 - x² बनेगा। क्लियर है बात यहां तक? और यहां पर ये ऑलरेडी 1 + x² बना हुआ है, तो ये क्या होगा बच्चों, इसके साथ मिलकर 1 - x⁴। ठीक है, और ये 1 + x⁴ यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसके साथ मिलकर ये क्या बनेगा, आप कहोगे 1 - x⁴ बनेगा। और ये 1 - x⁴ और ये 1 + x⁴ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आप कहोगे 1 - x⁴ 8 दूनी 16, यानी कि 8 दूनी 16 ये बनाएंगे 1 - x⁴। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर ए ऑप्शन नहीं होगा, आंसर बी ऑप्शन नहीं होगा, अगली स्लाइड पे आपको आंसर मिलेगा 1 - x⁴, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 + x और 1 - x दोनों मिलकर 1 - x² बनेगा, और ये 1 + x² यहाँ पे, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, 1 - x⁴ बनेगा। 1 - x⁴ और ये 1 + x⁴ दोनों को मिलाकर 1 - x⁴ बनेगा, और 1 - x⁴ और 1 + x⁴ मिलाकर 1 - x⁴ बनेगा। डायरेक्ट a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है बच्चों। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा बनता है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 91। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, वह विकल्प चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ अल्फाबेट भी है और नंबरिंग भी कर रखी है, तो अल्फाबेट को अल्फाबेट से मिलाते हैं MNOP। तो आप देख रहे होंगे 13 14 15 16, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी कि 16 भी हो सकता है। 4 और 4 8 और 4 12, आंसर 12 भी हो सकता है। लेकिन आपको देख पा रहे होंगे कि 12 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर है 16। भाई डबल हो रहा है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, इसका 16 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अभी उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे mg का रिलेशन जो OJ के साथ है, वही सेम रिलेशन RL का किसके साथ होगा, ये सवाल में पूछ लिया। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, ये 13 है और ये 15 है, तो 13 और 2 15 हो गया कि नहीं। यहाँ पे 7 है और ये 10 है, 7 और 3 10 हो गया कि नहीं। तो सेम चेक कर लेते हैं, 18 और 2 20 यानी कि T, और 12 और 3 15 यानी कि O। PO आंसर होना चाहिए ऑप्शन में, आप कहोगे बी ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 93। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मैंने ये ठीक कराने के लिए बोला था उसको, उसने इसको और गलत कर दिया। ठीक है, चलो जितना भी इसने किया उसी के हिसाब से मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो आपकी जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें इसमें एक तीसरी और बिल्डिंग बनी हुई थी, उसने वो भी हटा दी है ना नालायक ने। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होना है, अगर मैं इसी को आधार मानता हूं कि ये क्वेश्चन हमारा सही है, तो कैसे करना होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए
और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए दंड आरेख में विभिन्न वर्षों में अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीके के परिवहन साधनों का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो साइकिल वाला है, और जो येलो वाला है वो कार वाला है। ये क्या है? कार वाला। और ये है भाई हमारा बाइस साइकिल वाला, साइकिल वाला। ठीक है। ये वाला ब्लू वाला। ठीक है। अब क्वेश्चन पर फोकस करते हुए चीजों को समझते हैं। कह रहा कि दिए गए सभी परिवहन साधनों का उपयोग करके वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 भाई यहाँ पे है, वर्ष 2017 में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब 2017 में यहाँ पे 60 हो गया, और यहाँ पे 50 से ऊपर है, हमने मान लिया 55। ठीक है ना। 60 और 55 कितना हो गया भाई? 60 और 55 हमारा हो जाता है 115। कितना हो जाता है? 115 हो जाता है। ठीक है। तो 2017 में कुल कितने हो गए? ये हो गए 115। अब कह रहा कि वर्ष 2015 में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब 2015 ये रहा, कितने हैं भाई टोटल? 60 यहाँ पे है और 40 यहाँ पे है। 40 ये हो गया, 60 ये हो गया, यानी कि 2015 में कितने हो गए? 100 हो गए, यानी कि कुल, है ना। 2015 में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि 100 का ये कितना प्रतिशत है? 100 का ये कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में निकालना है, गुणा 100 और कर दोगे तो आपका जवाब होगा 115। मतलब अगर मैं दो इसी को आधार मानता हूं कि ये क्वेश्चन सही है, तो जवाब होगा 115, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। जबकि आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन अलग था, इसमें सब कुछ मिटा हुआ था, तो ये सवाल आपका गलत था, तो उस पर एक नंबर सबका बढ़ गया था। ठीक है। तो ये सवाल हम कह सकते हैं गलत था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 94। अब 94 क्या कह रहा है देखिए बच्चों। 94 में कहा गया बच्चों कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर सम्मुख है, यानी कि एक व्यक्ति का मुख कहां है? पूर्व की ओर है, ईस्ट में है। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को मैं अक्सर राइट मानता हूं, 90 डिग्री, फिर वामावर्त यानी कि लेफ्ट मान लो 135 डिग्री, और फिर दक्षिणावर्त यानी कि राइट यानी कि क्लॉकवाइज, तो कितना? फिर 90 डिग्री। ठीक है। तो अब वह किस दिशा में के दिशा दिशा की ओर देख रहा है, मतलब ये हुआ। तो ये टोटल कितना हो गया भाई? 180 डिग्री राइट और 135, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया भाई? आप कहोगे 45 डिग्री हो गया। और 45 डिग्री राइट की लेफ्ट, आप कहोगे राइट का वाला पोर्शन बड़ा है, तो 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट का मतलब होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो क्लॉकवाइज घुमाना है भाई हमको उसको, है ना। तो क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मतलब ईस्ट था तो 45 डिग्री घुमा दो क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे आ चुका है। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों? ये होगी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब। तो आंसर बनेगा हमारा दक्षिण पूरब। ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था ये, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्यू का अर्थ क्या है भाई? क्यू का अर्थ है, यहाँ पे लिखता चलते हैं, क्यू का अर्थ है जोड़ना, यहाँ पे प्लस आ गया। और जे का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे जे है, इसका अर्थ हो गया गुणा। और टी का अर्थ हो गया बच्चों घटाना, टी का अर्थ हो गया यहाँ पे घटाना। और के का अर्थ है भाग देना, के का अर्थ हो गया भाग देना। ठीक है। अब कह रहा है कि तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा, ये सवाल में पूछ लिया, तो इसको सॉल्व कर दो बस। और आप जानते हो अच्छी प्रकार से कि बोर्ड मास के नियम का पालन करते हुए मैं काम करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है। तो ब्रैकेट के बाद हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, और डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब ये वाला पोर्शन हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन। पहले डिवाइड करो, 3 3 9, 3 से हमने गुना करनी है, 3 3 9, 3 से गुना कर दोगे, 3 8 24 का 4 का 2, 3 7 21 और 2 23, यानी कि हो गया आपका 234। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे बीच में माइनस है। ठीक है। तो 56 बड़ा है भाई, 45 छोटा है, तो माइनस की वैल्यू आने वाली है बच्चों। यहाँ पे 6 में से 5 कम करोगे 1, और 5 में से 4 कम करोगे 1, यानी कि इनको जोड़ देना है ना। 11 कम करोगे, 4 में से 1 कम कर दोगे 3, 3 में से 1 कम कर दोगे 2, यानी कि 223 इस क्वेश्चन का जवाब होगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। तो आसान क्वेश्चन था ये, हर बच्चे ने कर लिया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पर आप आ चुके हो। तो 96 क्या कहता है देखते हैं भाई। 96 भी एक आसान क्वेश्चन है, हर बच्चा कर सकता था। ठीक है। कह रहा कि वो नीना ने एक सब्जी की दुकान 3 किलो 650 ग्राम प्याज और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। एक सब्जी की दुकान से प्याज का वजन टमाटर के वजन से कितना अधिक है? आपसे केवल ये पूछ रहा कि प्याज का वजन कितना अधिक है। भाई 650 ग्राम को अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे आप यहीं पे, तो क्या वो आपका किलोग्राम में नहीं बदलेगा? तो इसका मतलब ये 3 किलो 650 ग्राम को मैं ये नहीं कह सकता क्या कि 3.65 किलोग्राम,
है भाई, कह सकता हूं कि नहीं? और ये 1 किलो 800 ग्राम को मैं कह सकता हूँ कि 1.80 किलोग्राम। अब ये कह रहा है कि ये वाला प्याज इस टमाटर से कितना अधिक है, तो घटा दो 5, 16 में से 8 गए 8, 2 में से 1 गए 1, यानी कि 1.85 किलोग्राम या फिर 1 किलो 850 ग्राम। सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है ना? तो आंसर हो गया भाई हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एक अच्छा सवाल मैं मानता हूं, हालांकि आसान सवाल है लेकिन एक अच्छा सवाल भी है, ठीक है। ये आपका 3D से पूछा गया है, 3 डायमेंशन यानी कि मेंसुरेशन से आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि दो शंकु, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, दूसरे का 3 गुना है, इनकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट की बात हो रही है, का अनुपात ज्ञात करें, रेशियो बताना है। यदि बाद वाले शंकु की त्रिज्या यानी कि रेडियस पहले वाले शंकु की दुगुनी है, पहले वाले शंकु से क्या है, 2 गुनी है, ये सवाल में हमें कहा गया है बच्चों। तो भाई दो शंकु है, दो कोण है, पहला और दूसरा, ठीक है, ये हमने दो कोण लिख लिए। और इनका जो कर्व सरफेस एरिया है CS से है, ये कह रहा है कि एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे का 3 गुना है। अब दूसरे का अगर हमने कहा ये 1 है तो ये कितना होगा, 3 गुना, यानी कि 3:1 का रेशियो है, ये हमें बता रखी है भाई, यहां तक बात है ना। अब सवाल में ये कहा गया तिर्यक ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें यदि बाद वाले शंकु की रेडियस, बाद वाले शंकु की रेडियस मान लो दूसरे वाले शंकु की रेडियस पहले वाले शंकु से दुगनी है। पहले वाले की रेडियस अगर मैं 1 मानता हूं तो ये 2 है। ये क्वेश्चन में हमें कहा गया रेडियस के बारे में। क्लियर है बात? अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, CSA का फॉर्मूला होता क्या है भाई? CSA का फॉर्मूला क्या होता है? CSA का फॉर्मूला आप कहोगे सर πRL होता है, πRL होता है। और वो आपसे रेशियो के बारे में जानना चाहता है। अगर वो आपसे रेशियो के बारे में दोस्तों जानना चाहता है तो आपका रेशियो पाई पर तो डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा, यानी कि R और L यानी कि रेडियस और स्लैंट हाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। तो अगर वो आपसे पूछना चाहता है L की वैल्यू यानी कि स्लैंट हाइट आपसे पूछना चाहता है, तो इसका मतलब आपको रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा CSA को, यानी कि CSA को आपको रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको स्लैंट हाइट चाहिए तो स्लैंट हाइट अगर आपको चाहिए तो आपको डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा, रेडियस से CSA को डिवाइड करना होगा। यानी कि 3 को 1 से डिवाइड करोगे, 1 को 2 से डिवाइड करोगे, और फिर आपका रेशियो बनेगा 3/1 1/2। इससे बढ़िया क्या है, आपको पता है रेशियो का एक कंसेप्ट होता है कि अगर रेशियो 2 ही दे रखे हो और वो फ्रैक्शन में हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 तिये 6 और 1 ही कम 1 यानी कि 6:1। तो आंसर जो बनेगा बच्चों आपका ए ऑप्शन बनेगा, 6:1, जो सबसे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की है दोस्तों, वही मैंने आपको बताई, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, अच्छा इसी के ऑप्शन दे रखे थे, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन थे, आंसर हमारा ए ऑप्शन हो चुका था, ठीक है। तो बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाइए बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहे हैं, कह रहे कि यदि 8 अप्रैल 2005 को सोमवार है तो 8 अप्रैल 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बड़ा आसान सा सवाल पूछा गया है, और आप देख पा रहे होंगे 2021 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन। लेकिन यही क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है जिनको कंसेप्ट नहीं पता, तरीके नहीं पता, तो उनके लिए तो हार्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया बच्चों 8 अप्रैल, कि 8 अप्रैल 2005 को सोमवार है, यानी कि मंडे है, मंडे है। तो 8 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये डबल डेट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बच्चों बनते हैं, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेट और मंथ समान है, तो इसका मतलब सारा खेल जो रचा जाएगा वो ईयर पर रचा जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ तो यहाँ से तो कोई फायदा है नहीं क्योंकि डेट और मंथ दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ गैप कितना है, आप कहोगे गैप यहाँ पे 1 का है, 2005 और 4 के बीच में गैप 1 का है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2004 और 2005 के बीच में कोई लीप ईयर भी पड़ा क्या? तो आप कहोगे सर 2004 है तो लीप ईयर, लेकिन मैं बोलूंगा
कि भाई हम 8 अप्रैल 2004 से चलना शुरुआत करते हैं, यानी कि 2004 में हम 29 फरवरी को पीछे छोड़ चुके, यानी कि लीप ईयर केवल तभी काउंट होता है अगर हम 29 फरवरी को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। जबकि यहाँ पे हम 8 अप्रैल 2004 से चलना स्टार्ट किया, यानी कि 2004 में हम 29 फरवरी को पीछे छोड़ चुके। यहाँ पर हम 8 अप्रैल 2004 से और 8 अप्रैल 2005 तक कोई 29 फरवरी बीच में नहीं आएगी, इसलिए हम लीप ईयर यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। यानी कि एक एक का जो ऑड डे आया हमारा, विषम दिन आया, वो हमारा एक आया। ये 2005 में मंडे है, 2004 में पूछ रहे हैं, इसका मतलब हम पीछे हट रहे हैं, तो पीछे हट रहे हैं तो एक कम कर दोगे, तो मंडे में से एक कम करोगे तो आंसर आपका क्या बनेगा भाई? संडे बनेगा। और लगभग ये हर बच्चा इस सवाल का आंसर ठीक करके आया था, कुछ बच्चों को छोड़कर। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये सवाल में बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बी है और ये जेड है, यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे सी है। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ए और ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, यानी कि यहाँ पे 2 हमने प्लस कर दिया। सी और ए यहाँ पे -2 कर दिया। 11 और 2 13, यहाँ पे हमने +2 कर दिया। तो यानी कि यहाँ पे +2 -2 +2, तो इसका मतलब यहाँ पे -2 होना चाहिए, यानी कि बी कॉम 28 भी बोल सकते हैं। 26 और 2 28, 28 में से 2 कम करोगे तो 26 आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? -2 +2 -2 और +2 हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, -2 +2 -2 और +2, है ना। तो 18 में से 2 कम करोगे 16, यानी कि 16 वाला आंसर होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, पी से शुरू होगा मतलब आंसर, है ना। 5 और 2 7, यानी कि जी, पी के बाद जी होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है ग्राफ का, और ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही था भाई। ठीक है, इसमें तो किसी बच्चों को कोई डाउट था ही नहीं, है ना। देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि बिल्कुल अच्छे से विजिबल हो पाए, नहीं भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ विजिबल है भाई, बहुत अच्छे से विजिबल है। अब आपको यहाँ पे देखना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया। क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित दंड आरेख में परीक्षण के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या को दर्शाया गया है और तालिका में शिविर के लिए योग्य उम्मीदवारों का प्रतिशत और 5 अलग अलग राज्यों में भारतीय टीम के लिए योग्य उम्मीदवारों का संख्या का प्रतिशत दे रखा है। यानी कि शिविर का प्रतिशत दे रखा है और भारतीय टीम में सिलेक्शन किनका हुआ उनका प्रतिशत दे रखा है, और साथ में यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि खिलाड़ियों की कुल संख्या को दर्शाया गया है आवेदन करने वालों की। ठीक है, ये बता रखा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ग्राफ है, बार, है ना, दंड आरेख बोलते हैं जिसको, बार ग्राफ बोलते हैं। ये हमें एक टेबल में ये बता रखे कि शिविर के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत ये रहा 5 राज्यों का, और भारतीय टीम के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत ये रहा 5 राज्यों का। क्वेश्चन हमारे सामने ये है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्या है स्टूडेंट, देख लेते हूँ भाई, साफ नहीं चमक रहा, चलिए खैर, चलो जो भी है। ये लिख रहा है इन 100, यानी कि 100 का मतलब 100, है ना। अब अप्लाइड करने वाले कितने हैं भाई? अप्लाइड करने वाले ये हैं, और अपियर्ड होने वाले कितने हैं भाई? अपियर होने वाले ये हैं। कई बार आपने देखा होगा जैसे कि यूपीएसआई का फॉर्म भरा गया, मान लो 15 लाख ने भर लिया, 15 लाख ने आवेदन कर लिया, लेकिन 10 लाख ही देने के लिए गए, तो अपियर्ड कितने हुए? 10 लाख, यानी कि 5 लाख गए ही नहीं। समझ रहे बात को? तो वही सिचुएशन यहाँ पे है कि 250 ने आवेदन किया, लेकिन एपियर तैयार कितने हैं देने के लिए? 220, यानी कि 30 तो छोड़ के चले गए, इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि राज्य ए और राज्य सी में टीम के लिए नहीं चुने गए खिलाड़ियों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब राज्य ए की बात चल रही है और राज्य सी की बात चल रही है, यानी कि टीम के लिए नहीं चुने गए मतलब जो चुने नहीं गए उनकी बात चल रही है। खिलाड़ियों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ये सवाल में बोल दिया बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, राज्य ए की अगर मैं बात करता हूं, 250 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन 220 एपियर्ड है मतलब तैयार है, तो इसका मतलब हम 250 पे काम न करके 220 पे करेंगे, क्योंकि 30 तो भाग गए ना, हमारे पास तो 220 बचे, और इन हंड्रेड्स में कह रहा है तो 100 की मल्टीप्लाई और करनी है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 22,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 22,000। 100 की मल्टीप्लाई और कर लिए, हो गया 22,000। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 25,000 लोगों ने अगर आवेदन किया तो उसमें जो तैयार है एपियर्ड है वो 22,000 ही है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब बात को समझिए दोस्तों।
अब ये बताओ मुझे, अब मुझे ये बताओ, 22,000 में से शिविर के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत है, तो ए में, राज्य ए में कितने लोग शिविर में चयनित हो पाए, यानी कि 22,000 में से केवल 42%। तो 42% को मैं लिख सकता हूँ 0.42। बोलो बात सही है क्या? 22,000 में से केवल 42%, 42% ही शिविर में सेलेक्ट हो पाए। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि टीम के लिए नहीं चुने गए खिलाड़ियों का, है ना, अंतर बताने हैं। तो अगर शिविर में इतने सेलेक्ट हुए और भारतीय टीम के लिए चयनित होने वाले 65% है, भारतीय टीम में अगर 100% होने थे चयनित, उसमें से 65% ही चयनित हुए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 35%, 35% चयनित नहीं हुए। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हमें क्या निकालना है, इंटू 35%, यानी कि ये लोग चयनित नहीं हुए। ये राज्य ए की बात हमारी चल रही है बच्चों। क्लियर है बात यहां तक? अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, भाई ये 2 जीरो तो हमारी कटी जानी है इस पॉइंट से, और इसको मैं 35 बटा अगर 100 भी लिख दूं, तो 5 सते 35 और 5 20 100, और 20 से इसको मैं काट भी दूं तो आप कहोगे 11। तो 11 गुणा 42 गुणा 7 बना, यहाँ पे आप कहोगे यस सर। ठीक है, अगर मैं राज्य सी की बात करता हूं, अब राज्य सी भी तो है ना, राज्य सी की अगर मैं बच्चों में यहाँ पे बात करता हूँ, तो राज्य सी में एपियड कितने हैं ये देख लेते हैं। राज्य सी में 160 एपियड है, 170 ने आवेदन किया था। 160 एपियड है और 100 से मल्टीप्लाई और करोगे तो इसका मतलब 16,000 एपियड है, ये तैयार है। ठीक है, अब राज्य सी में शिविर में भाग लेने वाले कितने, 36%। तो इंटू 36%, यानी कि 36 बटा 100 या 0.36 लिख लो, बात एक ही है ना। तो इतने लोग जो है शिविर में जो है सेलेक्ट हुए, लेकिन उसने पूछा टीम के लिए नहीं चुने गए। अब ये बताओ, राज्य सी में बच्चों 50% अगर चुने गए हैं तो 50% ही चयनित नहीं हुए होंगे, तो इसका मतलब इसी का 1/2 और निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ये 50% हमने निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, और 2 से बच्चों ये 80 बार यहाँ पे कट गया। तो ये पूछ रहा था इनका डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चों आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि सभी ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर सभी ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो अगर मैं यूनिट डिजिट पर ही काम कर लूं तो कैसा रहेगा, आप कहोगे बिल्कुल ठीक रहेगा। तो 7 दूनी 14, 14 में 4, 4 एकम 4, यानी कि इस पूरे डाटा का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 80 गुणा 36, 6 गुणा 0, यानी कि इसका डाटा का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अब वो डिफरेंस पूछ रहा था, भाई हो सकता है ये वाला डाटा बड़ा हो, अगर ये वाला डाटा बड़ा है इस वाले डाटा से, तो 0 में से 4 तो नहीं घटाने के, लेकिन 10 में से 4 घटा के आंसर क्या बनेगा, जो भी बनेगा उसका यूनिट डिजिट 6 बनेगा, यानी कि आंसर का यूनिट डिजिट 6 हो सकता है। अगर मैं इसको बड़ा मानता हूं, 10 में से 4 गए 6, और 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस बात का मतलब तुम समझ ही पाए होंगे कि इसका मतलब डाटा ये छोटा है ये बड़ा है। 4 में से 0 कम करोगे तो 4 बचेगा, यानी कि यूनिट डिजिट 4 हमारा एक ही ऑप्शन है, तो आंसर बनेगा ए। आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 11 गुणा 42 गुणा 7 जो भी डाटा आएगा, 80 गुणा 36 जो भी डाटा आएगा, उनका डिफरेंस कर लेना बच्चों, यही आपका 354 आने वाला है। मतलब मेन चीज क्या है, जब भी हम बार बार ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं यूनिट डिजिट से भी कर ले, है ना, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, जानबूझ के ऐसे एग्जामिनर सेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 101 में क्या कहा गया, समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहे हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा प्रश्न है और ये हमारा तर्क है। अब बात को समझना है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन में तर्क लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए भाई, तर्क लिखा आ जाए, तो तर्क में दो चीज होती है, एक हाँ और एक ना। अगर हाँ है तो उसके पीछे यहां पर रीजन लिखा होगा, कारण होगा। ठीक है बच्चों, और यहां पे अगर ना है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। ठीक है, कारण होगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर एक तरीके से दो वकीलों के बीच जो है मतभेद चल रहा है, यानी कि दलील पेश की जा रही है, और जब दलील पेश की जाती है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, उस रीजन को ही हमें पहचानना है दोस्तों, कि वो रीजन क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन में कहा गया कि क्या शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कोई समाधान है, कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें हम अगर ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो उसका कोई समाधान है क्या आपके पास। तो अब तर्क हमें निकालना है कि हाँ भाई समाधान तो है। कह रहा कि समाधान क्या है वो बताओ, उसका कारण क्या है, क्या वजह है, कैसे करोगे, तो वो यहाँ पे बता रखा है। कह रहा कि आवासीय क्षेत्रों को
वाणिज्यिक क्षेत्रों से, जैसे होटल हो, रेस्तरा हो या शादी के हॉल से अलग किया जाना चाहिए। आवासीय क्षेत्र का मतलब होगा कॉलोनी, यानी कि जिस जगह आप रहते हो, है ना, वो आवासीय क्षेत्र हो गया। यानी कि जहां पर मकान बने हुए हैं, एक कॉलोनी है, मोहल्ला है, ठीक है ना, तो उनको किसे वाणिज्यिक क्षेत्रों यानी कि उद्योग से, यानी कि मतलब कॉमर्शियल जो एरिया है उनसे अलग कर दो। मान लो कोई इंडस्ट्री है, उनसे अलग रखो। मान लो भाई जिस कॉलोनी में आप रह रहे हो उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ जाए, उसी में होटल बन जाए, है ना, उसी में रेस्तरा बन जाए, उसमें शादी के हॉल बन जाए, तो फिर तो बिल्कुल मतलब जो है प्रदूषण होगा ही होगा। तो इसने ये कहा कि अगर हम आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्तरा या शादी के हॉल से अलग कर दे तो भाई ये ध्वनि प्रदूषण से हम बच सकते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है भाई, बात तो बिल्कुल सही है। हाँ के पीछे जो रीजन है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अलग कर सकते हैं तो भाई ध्वनि प्रदूषण से तो हम बच ही जाएंगे। मतलब जैसे कि शादी के हॉल है तो वहां पे देर रात तक जो है डीजे वगैरह बजते हैं, ध्वनि प्रदूषण होते हैं, तो उससे बचेंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि नहीं भाई हम नहीं बच सकते। कह रहा है, क्यों नहीं बच सकते, कोई समाधान नहीं है हमारे पास। कह रहा है, क्यों नहीं है। कह रहा है कि ये शहरीकरण का हिस्सा है। मतलब जो ये बड़े बड़े उद्योग हैं, वाणिज्यिक क्षेत्र है या होटल रेस्तरां, ये शहरीकरण का एक हिस्सा है, हम इससे बच नहीं सकते। यानी कि इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, चाहे कोई सा भी तर्क हो, कार्यवाही हो या फिर आपकी पूर्व धारणा हो, अगर दिए गए स्टेटमेंट का, दिए गए कथन का विरोध होता है तो आंख बंद करके बच्चों उसका गलत काट देना। ठीक है ना। अगर विरोध होगा तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल पहले वाला सही होगा, पहले वाला सही होगा, सेकंड वाला गलत होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 102 आपका है यहां पर कथन के साथ निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है। कथन के साथ बच्चों निष्कर्ष का यहां पर क्वेश्चन है। अब बात को समझिए, जब जब आपके सामने क्वेश्चन में कथन और निष्कर्ष की बात होगी, कथन और निष्कर्ष कंक्लूजन की बात होगी, तो आपको ये बात ध्यान में रखकर चलना है कि निष्कर्ष जो भी होगा वो 100% ट्रू होगा, जिसमें पॉसिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती, संभावनाओं की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो 100% सत्य होना चाहिए, रिजल्ट निकलना चाहिए 100%। 100%। क्लियर है बात यहां तक। अब जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं, कह रहा कि रेशमा का जन्मदिन सर्दियों में पड़ता है। कह रहा कि रेशमा का जो जन्मदिन है वो किस में पड़ता है भाई, सर्दियों में पड़ता है। ठीक है, चलो सर्दियों में पड़ता होगा। अब यहां से निष्कर्ष यानी कि जो 100% बात निकल जाए और वो ट्रू हो जाए, वही बात हमारी सही होगी, अन्यथा गलत होगी। कह रहा कि रेशमा का जन्मदिन सितंबर के महीने में पड़ता है। तो पहली बात तो ये, इसने बोला कि जन्मदिन सर्दियों में पड़ता है। अब सर्दी तो जनवरी के महीने में भी है, सर्दी तो आपकी दिसंबर के महीने में भी है। अब इसने कहा कि सितंबर में पड़ता है। क्या ये 100% ट्रू हो पाएगा? आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब ये गलत होगा। कह रहा कि रेशमा कनाडा में रहती है, तो बेटा ये तो इलॉजिकल हो गया। यहाँ पर तो ऐसी कोई बात बताई नहीं गई, और जो इलॉजिकल हो जाता है तो वो तो हमारा गलत होता है। और वैसे भी ये 100% ट्रू हो ही नहीं सकता कि कनाडा में रहती है, तो इलॉजिकल के आधार पर हमने इसको गलत काट दिया। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो इस बात का मतलब ये हुआ आपका जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता। क्लियर बात यहां तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 103 पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि तार्किक और सार्थक क्रम में, तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। राज्य है, गली है, घर संख्या है, शहर है और देश है। ठीक है, ये हमें बता रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटे स्तर पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, घर कहाँ होगा भाई? घर आपका कहाँ होगा? आप कहोगे घर हमारा गली के अंदर होगा। अब गली कहाँ होगी भाई? गली कहाँ होगी? घर हो चुका है, गली हो चुकी है। गली कहाँ होगी भाई? देश में होगी, शहर में होगी या राज्य में होगी? आप कहोगे सर शहर में होगी, तो गली होगी भाई हमारी शहर में। क्लियर है बात यहां तक। अब अगर मैं बात करता हूं शहर कहाँ होगा, राज्य में होगा कि देश में होगा, तो पहले वो राज्य में पड़ेगा, तो राज्य में होगा। और राज्य के बाद हम जाते हैं देश में, राज्य के बाद हम जाते हैं भाई देश में। ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस बना वो ये बना, घर, गली, शहर, राज्य और देश। अब देखिए घर हमारा कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे ये रहा, तीसरे नंबर पे। तीन के बाद यहाँ पे दो, दो पे कौन है? गली, बिल्कुल। यहाँ पे चार, चार पे क्या है भाई? शहर। ये तो आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ए ऑप्शन। कि तीसरे नंबर पे क्या था भाई? हमारा घर। दूसरे नंबर पर गली। चौथे नंबर पर हो चुका है हमारा ये चौथे नंबर पे शहर, यानी कि शहर है। पहले नंबर पे है राज्य, राज्य। पांचवें नंबर पे बच्चों हमारा देश। बिल्कुल सही जवाब है। अब इस सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है।
देखिए, क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए थे, ये नहीं हो पाया था किसी बच्चे से, एक दो को छोड़कर, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ ये क्वेश्चन होगा कैसे, समझिए। कह रहा कि चार लोगों का एक चयन समूह, चार लोगों का एक चयन समूह है, मतलब चयन समूह 8 पुरुषों और 6 महिलाओं से इस प्रकार बनाया जाना है कि समूह में कम से कम एक महिला होनी चाहिए, और यह कितने विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि ये टॉपिक कौन सा है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने कक्षा 11 में यानी कि 11वीं क्लास में बच्चों पढ़ा होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, ये वहां पर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, अब किस तरीके से, किस आधार से इसको किया जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता पाऊं इस सवाल का, ठीक है। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला होता है, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, एनसीआर। क्या होता है? एनसीआर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, ब्रैकेट के अंदर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है इसका। और इस फॉर्मूले को अगर नहीं जानते हो तो भाई आज जान जाना, ये इसका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। एनसीआर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब बात को समझिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि चार लोगों का एक चयन समूह 8 पुरुषों और 6 महिलाओं से इस प्रकार बनाया जाना है, यानी कि हमें चार लोगों का ही बनाना है भाई। यानी कि हमें कितने लोग लेने हैं? उस समूह में चार ही लोग लेने हैं। लेकिन उसमें एक शर्त रखी उसने कि भाई कम से कम एक महिला जरूर होनी चाहिए। अब कम से कम एक महिला के बारे में कह रहा है तो उस बात का मतलब है कि एक तो पक्का 100% एक महिला तो चाहिए ही चाहिए। ज्यादा हो जाए कोई परवाह नहीं है, मतलब चाहे चार की चार महिला हो कोई परवाह नहीं है, चाहे तीन महिला हो कोई दिक्कत नहीं है, दो महिला हो कोई दिक्कत नहीं, पर एक जरूर चाहिएगी महिला। यानी कि एक भी महिला हो सकती है, या दो भी हो सकती है, तीन भी या चारों भी महिला हो सकती है। उसने केवल इतनी बात कही कि कम से कम एक महिला होनी जरूरी है उस चयन में, जो चयन का समूह है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं कि 8 पुरुष है भाई, 8 क्या है? मेल है, और फीमेल कितनी है? 6। 6 यहां पर हमें फीमेल दे रखी है, आप कहोगे यस सर 6 फीमेल है। क्लियर है बात यहां तक? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये शर्त ना हो, अगर ये एक शर्त ना हो कि कम से कम एक महिला होनी चाहिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर ये शर्त ना हो तो कितने तरीके हो सकते हैं? इन चार लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, मैं सबसे पहले ये निकाल लूंगा कि अगर ये शर्त ना हो, ठीक है। चलिए, तो मैं बोल लूंगा कि 8 लोग, 8 आदमी हैं और 6 महिलाएं हैं, तो मतलब 14 लोगों में से, 14 लोगों में से मुझे चार ही सेलेक्ट करने हैं, मुझे चार ही सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 14 CR निकालना है मुझे। इसका मतलब कि अगर ये शर्त नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि 14 में से चार ही सिलेक्ट करने हैं। अब 14 में से चार सेलेक्ट करने के क्या कितने तरीके हो सकते हैं वो मुझे निकालना है। तो बात को समझिए, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 14 है ऊपर दो, और नीचे फैक्टोरियल 4 है, इनटू, है ना, फैक्टोरियल 14 में से 4 कम कर दोगे तो आप कहोगे फैक्टोरियल 10 हो गया। क्लियर है बात यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, फैक्टोरियल 14 को हम खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 और गुणा 10, यहाँ पे रोक दिया हमने फैक्टोरियल लगाकर। और अपोन में बच्चों यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को मैं खोल सकता हूँ, 4 3 2 1 और गुणा फैक्टोरियल 10। आप कहोगे यस सर, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 ये कटी जाना है, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे 4 तिये 12, ये 12 भी कट गया, ठीक है। और यहाँ पे दो ही कम दो बच गया, यानी कि 2 से मैं इसको काट दूंगा 7। तो क्या बचा भाई? 7 और गुणा 11 और गुणा ये 13, ये बचा। तो मैं कह सकता हूँ 7 गुणा 11 गुणा 13 ये क्रमागत प्राइम नंबर से और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर भी है। 7 गुणा 11 गुणा 13 इसके ऊपर यूपी पुलिस कांस्टेबल में ना क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, 2019 में 18 में, ठीक है। तो इन दोनों, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 1001 होता है, ठीक है। तो ये 1001 तरीके हैं। अगर ये शर्त ना हो कि कम से कम एक महिला होनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन हमारा केवल ये बनता कि 14 लोग हैं भाई, 8 महिला, वो 8 पुरुष है और 6 महिलाएं हैं, यानी कि इन 14 लोगों में से मुझे 4 लोगों का एक समूह बनाना है। तो कितने तरीके से हम ले सकते हैं? तो 1001 तरीके हैं, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया, मतलब 1001 मैंने निकाल लिया। अब मुझे ये निकालना है, अभी तो हमने 14 में से निकाला 4 लोगों को,
अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि मैं महिलाएं एक भी ना रखूं, क्योंकि इन 1001 तरीकों में 14 में से 4 लिए, मतलब इसमें पुरुष भी हो सकते हैं, इसमें महिला भी हो सकती है, मतलब दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये निकाल लूं कि भाई मैं एक भी महिला नहीं लेना चाहता, यानी कि अगर मैं एक भी महिला नहीं लेना चाहता, तो इसका मतलब इन 8 लोगों में से ही 4 भरने हैं मुझे। इन 8 लोगों में से ही 4 भरने हैं, तो आप कहोगे 8 लोगों में से अगर 4 भरने हैं तो 8 CR निकाल लो, यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इंटू 8 में से 4 कम कर दोगे फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 8 को खोल सकते हो, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा फैक्टोरियल 4। क्लियर है बात यहां तक? और फैक्टोरियल 4 को ये खोल दो नीचे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणा फैक्टोरियल 4। आप कहोगे ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 तो कट ही जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। अब 3 दूनी 6 ये कट गया, 4 दूनी 8 है ना, 7 दूनी 14 पंजे 70। इसका मतलब 70 तरीके हैं भाई, 70 तरीके हैं। इन 8 लोगों में से 4 लोगों का समूह बनाने के लिए हमारे पास 70 तरीके हैं, जिसमें एक भी महिला नहीं आएगी, जिसमें एक भी महिला नहीं आएगी। लेकिन इन 1001 तरीकों में, 1001 तरीकों में 14 लोगों में से 4 हमने चयन किए, इसमें महिला भी है और पुरुष भी है, इसमें केवल पुरुष पुरुष है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो अगर मैं इन 1001 में से यानी कि जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है, उसमें से अगर मैं केवल पुरुष वाले तरीके घटा दूं, तो क्या बचेंगे दोस्तों हमारे पास बचेंगे मिश्रण, यानी कि दोनों का मिक्सचर बचेगा एक तरीके से। ठीक है, दोनों का क्या बचेगा? मिक्सचर बचेगा, जिसमें कम से कम एक महिला वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, कम से कम एक तो होगी होगी, ज्यादा हो परवाह नहीं है। ठीक है ना। तो 1001 में से 70 आप कम करोगे तो आपका जवाब होगा 931, और यही सवाल का जवाब है, यानी कि 931 तरीके होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला भी होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 105। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 105 में ये क्या कह रहा है, देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है कि ए, बी और सी ने कुछ निवेश किया और उनकी समयावधि का अनुपात 3:2:7 है। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्रम से 4, 3, 14 है। ए, बी, सी के निवेश के अनुपात क्या है? ठीक है भाई, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए, बी और सी, है ना, 3 लोग हैं। और इसमें कह रहा है कि इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है बच्चों, इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो हमें दे रखा है, लाभ का अनुपात 4, 3, 14, 4, 3 और 14 हमें दे रखा है बच्चों। और टाइम का जो रेशियो दे रखा है, टाइम का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:2:7 दे रखे हैं। आपसे पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। तो आप अच्छे से जानते हो कि ये हमारा क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, और पार्टनरशिप में आप अच्छे से जानते हो कि जहां पर एक मतलब दो या दो से अधिक लोग, मतलब दोनों मिलकर या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि जो व्यापार में प्रॉफिट होगा वो दो बातों पर डिपेंड करता है, दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो इन्वेस्टमेंट और एक टाइम, यानी कि इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है प्रॉफिट। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, आपको यहाँ पे टाइम का रेशियो दे रखा है, आपसे पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो आप मुझे बताइए, अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दोगे, प्रॉफिट को क्या कर दोगे? टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो 4/3 हो गया यहाँ पे 3/2 हो गया, यहाँ पे 14/7 यानी कि 2/1 हो गया। लेकिन कोई भी रेशियो दोस्तों फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाएगा, तो आप क्या कर लोगे? इसको इंटीजर में बदल लोगे, यानी कि 3, 2 और 1 का एलसीएम से मल्टीप्लाई, 3, 2, 1 का एलसीएम होगा 6, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, यहाँ पे आ गया 8, 2 तिये 6, 3 तिये 9 यानी कि 9, 1 चिक्का 6, 6 दूनी 12, यानी कि आपका जो जवाब हुआ दोस्तों वो 8, 9, 12 होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। सी ऑप्शन 8, 9, 12। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं। आसान क्वेश्चन है भाई वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 106। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला का लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। MNPS JPLU GRHWDTDY ये दे रखा है, और अगला ये पूछ रहा है क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 10 है, यानी कि इनके प्लेस वैल्यू में बोल रहा हूँ 13, 10, 7
और यहाँ पे 4, यानी कि 3 3 की कमी आ रही है। 3 3 की क्या आ रही है दोस्तों? कमी हो रही है ना। 4 में से 3 कम करोगे तो ए हो गया है ना। 4 में से 3 कम करोगे तो 1, यानी कि ए। तो आंसर भाई ए से शुरू होगा, ये नहीं आंसर होगा, ये नहीं आंसर होगा, यानी कि दो ऑप्शन होंगे। ए से शुरू है जो 14 है, और यहाँ पे 16, 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22, यानी कि 22 का मतलब वी, यानी कि ए वी से शुरू होगा, ये डी वाला है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाता है हमारा 106 का सी ऑप्शन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं। बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए थे पेपर में, जबकि ये एक आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 107, बात को समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि जब दूध और पानी के मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, तब नए मिश्रण में 50% दूध होता है। जब नए मिश्रण में 25 लीटर दूध मिलाया जाता है, तब परिणाम स्वरूप मिश्रण में 60% दूध होता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? ये सवाल मैं पूछ लिया भाई। एक तरफ मैंने लिखा मिल्क, एक तरफ लिख दिया मैंने वाटर। हमें नहीं पता यहाँ शुरुआत में कितना मिल्क है और कितना वाटर है, हमें बताया ही नहीं गया। लेकिन इसने ये कहा कि भाई अगर मैं 20 लीटर पानी मिला दूं अब, तो भाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 20 लीटर पानी यहाँ पे मिला दिया। 20 लीटर पानी मिलाने के बाद क्या हुआ, तब नए मिश्रण में 50% दूध हो जाता है। जो भी नया मिश्रण बना 20 लीटर मिलाने के बाद, मान लो अब नया मिश्रण यहाँ पे बनेगा 20 लीटर पानी मिलाने के बाद, तो उसमें 50% क्या हो जाता है, दूध हो जाता है। तो भाई अगर 50% दूध होगा, तो इस बात का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पानी भी फिर 50% ही रहेगा। आप कहोगे यस सर। तो इसका मतलब 50% दूध है तो 50% ही पानी होगा। तो इसका मतलब 1:1 का रेशियो होगा कि नहीं? 1:1 का रेशियो होगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जब नए मिश्रण में 25 लीटर दूध मिलाया जाता है, अब हुआ क्या, अब यहां पर दूध मिलाने की बात हुई कि भाई अब नए मिश्रण में हमने 25 लीटर क्या मिला दिया, 25 लीटर दूध मिला दिया। तब परिणाम स्वरूप मिश्रण में 60% दूध हो जाता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि मिश्रण अगर 5 है तो 5 में 3 क्या होगा, दूध होगा। तो अब 25 लीटर मिलाने के बाद 3 हमारा दूध हो गया। अगर मिश्रण हमारा 5 है, 5 में 3 दूध है, तो 2 क्या होगा भाई, पानी होगा। क्लियर है? 3-2 का रेशियो हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, आप कहोगे यस सर। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है, ये सवाल में हमसे पूछ लिया। ठीक है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताओ आप, अब मुझे एक बात बताओ, इस वाली कंडीशन से नीचे नीचे की मैं बात करूंगा कि शुरुआत में दूध और पानी सेम रेशियो में है, 1:1 में। अब हमने केवल और केवल दूध दूध छेड़ा, यानी कि 25 लीटर हमने दूध दूध मिलाया। पानी के साथ कोई बदतमीजी, कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की। तो इसका मतलब पानी जितना पहले था, बाद में भी पानी उतना ही होना चाहिए। आप कहोगे सर पानी अगर पहले 1 था तो बाद में भी 1 होना चाहिए, या फिर मैं ये कह सकता हूँ बाद में 2 है तो पहले 1 होना चाहिए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब पानी तो इक्वल होना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है। तो इसका मतलब इक्वल होना चाहिए, तो 1 और 2 को इक्वल करना है। 1 और 2 को इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ही कम 2 और 2 ही कम 2, यानी कि ये बन गया हमारा फाइनली 2:2, यानी कि हमने पानी को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। बात समझ में आई? पानी को हमने क्या कर लिया दोस्तों, इक्वल कर लिया, क्योंकि पानी इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दूध यहाँ पर कितना है, 2। अब यहाँ पे दूध कितना हो गया, 3। इसका मतलब हमने मिलाया कितना? आप कहोगे सर हमने 1 यूनिट दूध मिलाया, तो इस 1 की वैल्यू कितनी है भाई? तुम कहोगे 1 की वैल्यू 25 है। कह सकता हूं मैं इस बात को? आप कहोगे यस सर, कि 1 की वैल्यू हमने 25 निकाल ली। अगर इस 1 की वैल्यू 25 है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई? आप कहोगे 2 की वैल्यू फिर 25×50, 50 लीटर होगी। 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी भाई? यहाँ पे भी कितनी होगी, 50 लीटर होगी। बोलो बात समझ में आ रही क्या? तो यानी कि यहाँ पर 50 लीटर दूध है और 50 लीटर ही यहाँ पर क्या है बच्चों, पानी है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जब हमने पानी यहाँ पे जो भी रहा होगा, उसमें 20 लीटर पानी मिलाया था, तभी 50 हुआ होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे शुरुआत में पानी कितना था, फिर 30 लीटर था। क्लियर है? हमने इस सिचुएशन में केवल 20 लीटर पानी पानी मिलाया था, दूध हमने छेड़ा भी नहीं था बिल्कुल भी। तो इसका मतलब दूध अगर यहाँ 50 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 50 लीटर ही होगा। और सवाल में पूछ रहा था कि शुरुआत में मिश्रण कितना है, तो 50 और 30 कितना हो गया, 80 लीटर। और इस सवाल का जवाब हो गया 80 लीटर। समझाने में हो सकता है तुम्हें वक्त लगे, लेकिन अगर आप सीख जाओगे ना चीजों को, तो सवाल को चुटकियों में कर सकते हो, बहुत फास्ट कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ भाई 80, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब है। अगर मैं बात करता हूं
हमारे क्वेश्चन नंबर 108 की, जिसके ऑप्शन आपको जो अधूरा क्वेश्चन है आगे दिखाई देगा अगली स्लाइड पे। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए प्रश्न का क्या है। तो प्रश्न भाई 108वां था ये। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 108 वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल निपट गलत था, है ना। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें तीन बिल्डिंग हमें दे रखी है, यहाँ पे बाइसिकल है, कार के बारे में बता नहीं रखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत क्वेश्चन है, इस पर हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है, ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा गया है दोस्तों कि यदि हम अब से 3 साल बाद 8640 चाहते हैं और चक्रवर्ती ब्याज दर पर 20% वार्षिक है, तो हमें आज कितनी धनराशि का निवेश करना चाहिए। यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछना चाहता है, यह मानते हुए कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। एक बड़ा आसान सवाल है, ठीक है ना। तो भाई 20% 30 साल, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 1 साल बाद ये 1 का ब्याज लेकर कितना हो जाएगा भाई, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल में कितना होगा, पावर 3 कर दो, क्योंकि जितने साल हो गए उतनी पावर होगी। तो 125 रुपए कितना हो जाएगा, 216 रुपए हो जाएगा। अब 216 की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 8640। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 216 से काट दोगे यानी कि 40। तो 125 चौका कितना होगा, 500, एक जीरो और है, तो इसका मतलब 5,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आंसर हुआ ए ऑप्शन, इसमें कुछ करने की खास जरूरत थी नहीं, हर बच्चा सवाल को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 110। और 110 बच्चों हमें ये सिलोग्स का क्वेश्चन हमें दे रखा था। सिलोग्स का क्वेश्चन यूपीएसआई में आपको दो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 100% देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर का सिलोग्स आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, ये कथन है हमारे सामने 3, और ये निष्कर्ष है, ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो मेरा जो तरीका है, हो सकता है कि आपका तरीका 50 100 और 50 वाला हो, या हो सकता है कि आपका तरीका वेन डायग्राम वाला हो, लेकिन जो मेरा तरीका है भाई वो सबसे बेस्ट है, इनसे कहीं गुना बेस्ट है जो आप तरीका यूज करते होंगे। अगर आपको वो सीखना है तो आप जो है प्ले स्टोर पे जाके लाइव वाले में जाके आपको 3 वीडियो या 3 4 वीडियो आपको देख मिल जाएगी। उसमें पूरा मतलब कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बता रखा है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को करता हूँ। ठीक है, या फिर एक 14 वीडियो की मैंने वीडियो, मतलब 14 वीडियो है उसमें सिलोक्स, मैंने लगभग 2 साल पहले पढ़ा रखा है पूरा यूट्यूब पे। ठीक है, तो वो आप 14 वीडियो में के 7 वीडियो में आप पूरा सीख जाओगे। अगर प्रैक्टिस करनी है तो आगे की वीडियो देख लेना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मेरा वाला तरीका है। हाँ, पर ये है कि मेरा वाला तरीका सीखने के लिए भाई थोड़ा पेशेंस का होना जरूरी है। एक बार अगर तुम सीख चुके उस तरीके को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भविष्य में आप कोई भी एग्जाम दो, सिलोक्स वाला टॉपिक ना तो रिवीजन करने की जरूरत पड़ने की, और न ही आपको पढ़ने की जरूरत पड़ने की। मेरे तरीका ये कहता है भाई। ठीक है, चलिए अब बात को समझिए भाई। देखो मैं कैसे करूंगा, ना वेन डायग्राम, ना मैं यहाँ पे 100 और 50, बस मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे रबड़ और मोबाइल देखूंगा। और रबड़ कहाँ है ये रहा, मोबाइल कहाँ है ये रहा, कुछ पेन कनेक्शन हो नहीं सकता, हमने काट दिया। पेन और छाते, पेन का है भाई ये रहा, छाते ये रहा, इसका मतलब इन दोनों को कनेक्ट करना है, कुछ मोबाइल यानी कि कनेक्शन हो नहीं सकता, हमने काट दिया। यहाँ पे रबड़ छाते, रबड़ ये रहा, छाते ये रहा, मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट नहीं करेगा, पेन से पेन नहीं करेगा, तो छाता रबड़ भी कनेक्ट नहीं करेगा, ये काट दिया। इतना काम करोगे तुम जब सीख जाओगे तो। ठीक है, और इस सवाल का आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। आंसर हुआ ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 111, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कम बच्चे कर पाए इस सवाल को भी। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में भाई एक ही बात है, बोर्ड मास के नियम का पालन करते हुए चलना है और अपने आंसर तक पहुंच जाना है बड़े इजीली। ठीक है, अब बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले भाई ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं मैथमेटिक्स में, एक तो बड़ा ब्रैकेट होगा, एक मंजिला ब्रैकेट होगा, एक छोटा ब्रैकेट होगा। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे हम कौन सा ब्रैकेट पहले खोलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात को समझिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से ये मंजिला ब्रैकेट यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पर ये खत्म किया हुआ है लास्ट तक, यानी कि ये बड़े ब्रैकेट का काम कर रहा है। फिर इसके अंदर ये बड़ा ब्रैकेट है, और ये बड़ा ब्रैकेट यहां तक है ना। फिर इसके अंदर ये छोटा ब्रैकेट है, और ये छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, ये बंद किया हुआ है। और ये जो मंझला ब्रैकेट है, ये पूरे वाला पोर्शन जो है इसको डिवाइड करेगा, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। क्लियर है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 3 15 हो गया, यानी कि 1/15 हो गया। 15 ही कम 15,
और इधर 4 एकम 4, 15 में से 4 गए 11, और 15 और 4 का एलसीएम होगा 60। तो मैं ये कह सकता हूँ 11/60 हो गया इसको सॉल्व करके। इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करके 11/60 हो गया। इसी के साथ चिपका हुआ है 3/4, तो 3/4 को और सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काट दिया भाई, ये कितनी बार 20, 3 दूनी 6, 20 चौक 80, यानी कि 11/80 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ यहां तक हमने सॉल्व कर दिया, ये 11/80 हो गया। अब ये डिवीजन का साइन है, अगर मैं डिवीजन के साइन को पलट के मल्टीप्लाई में बदल दूं तो ये 80/11 लिखना पड़ेगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर। और यहाँ पर ये 11/80 ऑलरेडी था ही, बिल्कुल था, है ना। और ये जो डिवाइड का साइन है इसको भी मैं मल्टीप्लीकेशन में बदलूंगा, इसका मतलब उल्टा लिखना पड़ेगा। 6 एकम 6 और 5 11, 11/6 को पलट के लिखोगे 6/11, यानी कि 80/11 से ये कैंसिल। तो क्या बचा भाई हमारा? ये केवल 6/11 बचा। और ये 6/11 हमने कहाँ तक सोल्व कर लिया? ये 6/11 बच्चों हमने यहाँ तक बड़ा ब्रैकेट ये यहाँ तक सोल्व कर लिया, 6/11 यहाँ तक हमारा आ गया। अब ये 6/11 जो होगा, क्योंकि मंझले के अंदर है, 9/11 के साथ जुड़ेगा। 6/11 प्लस 9/11 जोड़ोगे तो आप कहोगे 15/11 हो गया ये। और 15/11 ये पूरा मंझला ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 15/11 आ गया। लेकिन जब ये डिवीजन का साइन आप देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन में बदल दोगे, यानी कि उल्टा लिखना पड़ेगा। इस 15/11 को उल्टा लिखना पड़ेगा, 11/15। 11 एकम 11 और 4 15, 15/11, और 15 से 15 कट गया, 11 से 11 कट गया। इसका मतलब इसका आंसर हमारा 1 आ गया, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, और अगर वास्तव में क्लियर हो रही है तो भाई कमेंट में करके मुझे बताया करो, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, पढ़ाने का एक नजरिया और चीजें मेहनत करने का मन करे। ठीक है, तो भाई कमेंट जरूर किया करो। देखो भाई, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आ गया है हमारा 112। अब क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहना चाहता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं भाई। क्वेश्चन वही है जो अभी तक हम कर रहे थे, पीछे इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है ना, डाटा वगैरह सब वही है, बस हमें क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि परीक्षण में उपस्थित नहीं होने वाले खिलाड़ियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई हमारा बार ग्राफ ये रहा। आवेदन करने वाले कितने हैं भाई? 250। और उपस्थित होने वाले कितने हैं? 220। और ये कह रहा है कि उपस्थित नहीं होने वाले, तो इसका मतलब राज्य एक ही अगर मैं बात करता हूं तो 250 ने आवेदन किया था, 220 अपियर्ड है ना। तो कितने भाग चुके भाई? 30 भाग चुके। और कितने भाग चुके? 30 भाग चुके। क्लियर है बात? यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 285 है, तो कितने भाग चुके भाई? 15 भाग चुके। ठीक है ना, 285 और 300। यहाँ पे भाई 170 है, 160, तो कितने भाग चुके? 10 भाग चुके, जिन्होंने मतलब जो है उपस्थित नहीं थे। तो यहाँ पे 10 चले गए, यहाँ पे कितने चले गए? 5 चले गए, यहाँ पे कितने चले गए भाई? 20 चले गए, है ना। और ये रिजल्ट जो है 100 में है, तो गुणा 100 और कर सकते हो आप बाद में। और एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं, तो कितने राज्य है भाई? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 30 और 15 45 और 10 55, 5 60, 60 और 20 80। तो 80 को हम अगर 5 से डिवाइड कर दें तो 16, और 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1600। तो उपस्थित नहीं होने वाले कितने हुए? 1600 हुए, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 113 आपका है बहुलक यानी कि मोड का। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉलोनी में 5 परिवारों में एक बच्चा है। तो 5 परिवारों में कितना बच्चे भाई? एक बच्चा है। 7 परिवारों में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 8 परिवारों में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और 3 परिवारों में कितने बच्चे हैं भाई? 4 बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या का बहुलक क्या होगा? सवाल में कहा गया है। बहुलक मतलब मोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है मोड। और मोड क्या होता है? इसका मतलब है कि जिस डाटा की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। यानी कि किसी भी डाटा की आवृत्ति सबसे ज्यादा जिसकी होगी आवृत्ति, रिपीटेशन, वही हमारा आंसर बनेगा, बहुलक बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे 5 परिवारों में एक बच्चा, यानी कि एक का जो आवृत्ति है वो 5 बार है क्या? बिल्कुल। 2 की आवृत्ति यहाँ पे 7 बार है, 3 की आवृत्ति यहाँ पे 8 बार है, 4 की आवृत्ति यहाँ पे 3 बार है। तो किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है? 8 की, मतलब 3 की आवृत्ति 8 बार है, इसका मतलब 3 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो इस सवाल का आंसर हुआ 3। कुछ बच्चों ने ये भी सवाल नहीं किया। ठीक है, तो बहुलक का मतलब केवल रिपीटेशन होगा, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 114। अब क्वेश्चन नंबर 114 वही क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे फिर से देखने को मिला, है ना। बार ग्राफ का और डाटा वगैरह सब सेम है। ठीक है, अब केवल और केवल क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राज्य बी में
भारतीय टीम के लिए चुने गए खिलाड़ियों की कुल संख्या ई में टीम के लिए चुने गए खिलाड़ियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि आपसे पूछ रहा है बी बटा ई गुणा 100, आपसे ये पूछना चाहता है वो, ठीक है ना, प्रतिशत में आंसर पूछना चाहता है कि लगभग कितनी प्रतिशत है। यानी कि बी में, राज्य बी में भारतीय टीम में कितने लोग चुने गए और राज्य ए में कितने लोग चुने गए, उसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंट होगा, ये सवाल में आपसे जानना चाहते हैं। तो भाई मुझे ये बताओ, बी में एपियर्ड कितने होंगे 285, बी में एपियर्ड हुए कितने भाई 285, और 100 में बताना है रिजल्ट तो 2 जीरो और इनटू, या फिर 285 भी रख सकते हो क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 की मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 285, ठीक है। अब बी में भाई शिविर में कितने दाखिल हुए थे 48%, तो गुणा 0.48, यहाँ पे 0.48 मैंने और कर दिया, ठीक है भाई, 0.48 यानी कि 48/100। अब इतने लोग जो है शिविर में सेलेक्ट हुए, अब शिविर में सेलेक्ट हो चुके और बी में चुनने की बात कर रहे हैं, चुने कितने गए 45%, तो इसका 45% और निकालना है, तो 0.45 और हो गया, ठीक है। तो बी में सेलेक्ट होने वाले भारतीय टीम के लिए चुने गए खिलाड़ियों की संख्या ये है फिलहाल, ठीक है। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना भाई, ये निकालना ई के रेस्पेक्ट में, तो ई में एपियर्ड कितने हैं भाई 200, ई में कितने एपियर्ड हुए 200, ठीक है, और 200 एपियर्ड हुए तो ई में कितने सिविल में कितने चयनित हुए 53%, यानी कि 53/100 यानी कि 0.53, मैं ये कह सकता हूँ 0.53, ठीक है बच्चों, 0.53 में ये कह सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भारतीय टीम में सेलेक्ट होने वाले कितने हैं भाई 62%, यानी कि 0.62, 0.62 और इंटू 100, यही तो निकालना भाई हमें, यही हमें निकालना है, ये डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसी के बारे में हमें बच्चों बताना है, ठीक है। अब बात को समझिए भाई, एक बात तो यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी, यहाँ पर तुम देख पा रहे हो ये 80% है, ये 70% है, ये 94% है, ये 72% है। अगर मैं इनकी बात करूँ ना 8% का गैप है, इनकी मैं अगर बात करता हूँ 14% का गैप है, इनकी मैं बात करता हूँ ए बी की 10% का गैप है, इनकी मैं बात करता हूँ बच्चों तो 22% के आसपास का गैप है। क्लियर है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन बड़े दूर दूर है, तो इस बात का मतलब एग्जामिनर ये कहीं ना कहीं ये चाहता है आपसे कि आप सवाल को अप्रोक्सीमेशन में लेकर जाओगे, है ना। वैसे भी लगभग में कह रहा है और लगभग में कह रहा है तो इस बात का मतलब तुम्हें समझ लेना था तुरंत कि आंसर तो पॉइंटों में आना है, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है इंटीजर में। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, भाई सारे के सारे पॉइंट तो कट ही जाने हैं, सारे के सारे ये पॉइंट तो भाई कट ही जाने हैं ना, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 जीरो भाई यहाँ से कट जानी है, बिल्कुल कटेगी, ठीक है। अब ये 31 दूनी 62 है, दो तो इसमें छिपा हुआ है और दो इसमें छिपा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि 2 दूनी 4, 4 से मैं काट सकता हूँ इसको, यहाँ पे 31 बचेगा, 4 से 12 चौक 48 हो गया क्या, 4 से 12 चौक 48 बिल्कुल हो गया। अब देखो 53 है नीचे 31 है, 53 यानी कि 53 भी अपना एक प्राइम नंबर हुआ और 31 ये भी अपना एक प्राइम नंबर हुआ। आप कहोगे यस सर दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, मैं अगर इसको 6 से काट दूं, 6 दूनी 12, और ये लगभग में 5 बार काट दो 6 पंजे 30, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में जाना है और ऑप्शन दूर दूर है, तो 5 बार ही काट दो, वैसे 5 पॉइंट समथिंग कटेगा, लेकिन मैंने 5 ही मान लिया, मैंने इसको 31 को 30 कर दिया, एक कम कर दिया। क्लियर है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 5 से इसको काट दो, 5 नम 45। क्लियर है मेरी बात। अब 9 से मैं इसको काट दो भाई, 53 है, 9 6 54, इसको 53 को मैंने 54 बना दिया, एक ज्यादा कर दिया, एक ज्यादा, और 31 को एक कम कर दिया, यानी कि एक जगह मैंने कम कर दिया, एक जगह मैंने ज्यादा कर दिया, एक ज्यादा, तो लगभग बैलेंस बना रहेगा कुल मिलाकर, बात ये है लगभग मैं काट रहा हूँ, ठीक है। तो 9 6 54, ठीक है। अब दो तिये कितना हो गया भाई, 2 तिये 6 हो गया। क्लियर है बात, 3 बार कट गया। अब 3 से मुझे 285 काटना है, 3 हम 27 और 3 पंजे 15, तो आंसर हमारा कितना आ गया भाई 95% आ गया आंसर हमारा, आंसर हमारा कितना आ गया 95% आ गया। अब हमें ये देखना है कि 95% के आसपास ऑप्शन जो सबसे नजदीक होगा कौन सा होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, तो आंसर क्या होगा 94, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा ज्यादा है अप्रोक्सीमेशन में अगर मैं देख रहा हूं उसको, क्योंकि अगर मैं 95 ला रहा भाई 90% तक जाएगा, 95 ला रहा ज्यादा ज्यादा 100% पे चला जाएगा, 5% का भी अगर गैप होगा तो 100 और 90% के आसपास जाएगा,
लेकिन 80 70 72 नहीं जा सकता, तो इसलिए 94% आंसर बनेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते वक्त चीजों को समझिए और एग्जाम में करिए चीजों को, है ना, लगाइए इनको, यूज कीजिए तरीकों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 बच्चों, फिर से ये किसका आ गया हमारा, ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है फिर से कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, दो क्वेश्चन फिर से ये देख लिया, है ना। पिछली 2017 में भी पूछे गए थे, 2021 में भी, इस बार 2025 में भी आएंगे, ठीक है। सिलोक्स के क्वेश्चन। तो वन और छोटे है भाई, वन ये रहा, छोटे ये रहा, यानी कि ये निगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव, अगर बनेगा भी तो निगेटिव बनना था, और ये क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया, तो हमने गलत काट दिया। कोई पेड़ वन नहीं है, कोई पेड़ वन नहीं है, निगेटिव स्टेटमेंट ने अपना खुद का निष्कर्ष दिया, वो भी उल्टा रीड करके, कोई पेड़ वन नहीं है, ये भी सही हुआ, है ना। कुछ पेड़ वन नहीं है, ये भी सही होता, तो दूसरे वाला हमारा सही हुआ, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये स्पीड है भाई श्लोक्स को करने की हमारी, ठीक है। मतलब मेरे बच्चों की भी ये स्पीड है, ठीक है, जो सीख चुका है मेरे से। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बात को समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा गया है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर आपका यूपीएसआई हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। अब बात को समझिए, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, पहले तुम मुझे ये बताओ, nवा पद निकालते हैं हम समांतर श्रेणी का, तो nवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। आप कहोगे यस सर, जिसमें एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जिसमें एन का मतलब क्या होगा भाई, एन का मतलब होगा नंबर्स ऑफ टर्म्स, टी का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है, और ए का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म प्रथम पद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात चल रही है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, चौथा पद यानी कि एन की वैल्यू 4 है, तो एन माइनस वन यानी कि 4 में से एक कम करोगे 3 बनेगा, ठीक है। तो यानी कि चौथा पद का मतलब क्या होगा, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू लिख दी, 4 में से एक कम कर दो 3, यानी कि 3 डी, ये हमारा चौथा पद निकल गया। पहले पद का 3 गुना है, पहला पद ए है, तो उसका क्या है भाई, 3 गुना है, ये सवाल में कह रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि और सातवां पद, अब सातवें पद का भी जिक्र कर दिया, सातवां पद क्या बनेगा, ए प्लस सिक्स डी बनेगा, सातवां पद हमारा ये बनेगा। कह रहा है कि तीसरे पद के दुगने, तीसरा पद क्या बनेगा, ए प्लस टू डी का दुगना, के दुगने से एक ज्यादा है, ये बोल रहा है एक ज्यादा है, तो ये दोनों बात बराबर है, और ये दोनों बात बराबर है, ठीक है। ये दो कंडीशन हमें दे रखी है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी। तो पहली कंडीशन को चेक करते हैं भाई, पहली कंडीशन क्या कह रही है, देखिए भाई, 3a है, a उधर गया तो 2a आ गया, 2a बराबर कितना हो गया, यहाँ से 3d हो गया। अगर मैं यहाँ से a और d का रेशो निकाल भी लूं, तो 3 2 का रेशो बनेगा क्या, यानी कि a की वैल्यू 3 है, इसका मतलब जो पहला पद होगा कहीं ना कहीं वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा। अब 3 का मल्टीपल होगा पहला पद, ये तो आंसर नहीं बनेगा, ये एक है, ये भी आंसर नहीं बनेगा, ये 3 का मल्टीपल है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि पहला पद और दूसरे पद के बीच में जो डिफरेंस चलेगा, वो दो के मल्टीपल में चलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 3 और 2 5, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का, यहाँ 4 का भी होता ना, 4 4 4 का, इस तरीके से चलता, 2 के मल्टीपल में चलता, मतलब यहाँ पे अगर 6 होता तो 3 का मल्टीपल होता, मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई, हमारा ये आंसर होने की पूरी पूरी संभावना है, ये आंसर हमारा हो सकता है इस रेशो को निकालने के बाद। क्लियर है मेरी बात। अगर फिर भी और श्योरिटी चाहिए, तो भाई दूसरी कंडीशन का भी यूज कर लो तुम, दूसरी कंडीशन का यूज करोगे, तो यहाँ पे क्या बनेगी, ए प्लस सिक्स डी बराबर 2a प्लस 4d और प्लस के 1 हो गया, ठीक है। अब 2a यानी कि a उधर गया, 4d इधर ले जाओ, 2a इधर ले गए तो a की वैल्यू निकाल लो, 4d इधर आ गया, यानी कि 6 में से 4 कम कर दोगे 2d, और माइनस के 1 1 को भी इधर ले गया, तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमारी कितनी आई, a की वैल्यू 2d माइनस 1 आई। अब मैं अगर a और d की वैल्यू इसमें पुट कर दूं और ये सेटिस्फाई हो जाए, तो इस बात का मतलब हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। मैं केवल सेटिस्फाई कर रहा हूं, मैं निकाल नहीं रहा, पूरा सोल्व नहीं कर रहा। a की वैल्यू 3 है तो 3 लग दिया मैंने यहाँ पे, डी की वैल्यू यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, 4 में से एक कम कर दोगे 3, तो सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब मैं 100% गारंटी ले सकता हूं, अब हमारा आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, यानी कि ए और डी की अलग अलग वैल्यू निकालने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं, इसमें तुम निकाल लो, ठीक है, निकाल सकते हो वैसे। अब क्वेश्चन नंबर 117 पे आइए भाई।
क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहना चाहता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 117 को। 117 को देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक फल विक्रेता 18 रुपए प्रति दर्जन पर केले और 32 रुपए प्रति दर्जन पर संतरे बेच रहा था। एक व्यक्ति ने 6 संतरे एवं कुछ केले खरीदे। यदि उसने एक फल हेतु औसत दाम 2.5 रुपए चुकाए तो उसने कितने केले खरीदे होंगे, ये सवाल में आपसे पूछ रहे हैं। अब मेरी बात को समझना बच्चों, भाई 18 रुपए प्रति दर्जन पर केले, भाई केले कितने के बेच रहे हैं, एक दर्जन 18 रुपए का बेच रहा है। अगर एक दर्जन 18 रुपए का बेच रहा है तो एक केला कितने का पड़ेगा, मैं ये निकाल लूं। 18 रुपए के 12 केले बेच रहा है, 6 दूनी 12, 36 18, तो मैं कह सकता हूं कि एक केला 1.5 रुपए का पड़ेगा। आप कहोगे यस सर। अगर 32 रुपए प्रति दर्जन पर संतरे बेच रहा है तो 32 के 12 बेच रहा है, मतलब तो एक संतरा कितने का बेच रहा होगा, मैं ये निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से। आप कहोगे यस सर, एक संतरा बेचेगा भाई वो, 32 के 12 बेच रहा है, तो 4 तिये 12, 4 अठे 32, यानी कि 8/3 रुपए का, 8/3 रुपए का वो एक संतरा बेच देगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा कि एक व्यक्ति ने 6 संतरे एवं कुछ केले खरीदे, हमें नहीं पता केले कितने खरीदे, तो हमने मान लिया x केले खरीदे। अगर एक व्यक्ति 6 संतरे और कुछ केले, हमने मान लिया x केले खरीदता है, तो यानी कि टोटल फल उसके कितने हुए, 6 + x हो गए। कुल फलों की संख्या कितनी होगी, 6 + x होगी। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो 6 संतरे एवं कुछ केले खरीदे। यदि उसने एक फल हेतु औसत दाम 2.5 रुपए चुकाए हो, औसत दाम कितने चुकाए हो, 2.5 रुपए चुकाए हो, एक फल का 2.5 रुपए दिया, तो 6 + x का कितना देगा, यानी कि 2.5 की मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि टोटल इतने रुपए वो पे करेगा इन 6 + x के 2.5 रुपए के हिसाब से एक फल के 2.5 रुपए कर देता है। लेकिन सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई, उसने व्यक्ति ने 6 संतरे खरीदे। अब एक संतरे की कीमत एक्चुअल में 8/3 है, तो 6 संतरे की कीमत क्या बनेगी बताओ, 3 दूनी 6 और 2 अट्ठे 16, तो 6 संतरे की कीमत बनेगी 16, और और जो x उसने केले खरीदे, एक केले की कीमत है 1.5 रुपए, तो यानी कि x केले की कीमत तो 1.5x होनी चाहिए कि नहीं, तो यानी कि टोटल कीमत इस टोटल कीमत के मैं बराबर कर सकता हूं। आप कहोगे यस सर। तो 16 + 1.5x बराबर 25 छिक्का 150, यानी कि 15 प्लस के 2.5x हो गया क्या, बिल्कुल हो गया 2.5x, है ना। अब 16 में से 15 कम कर दोगे, इधर 1 बच गया, और 1.5 घटाओगे 2 में से तो x बच गया, यानी कि 1x बच गया। तो 1x की वैल्यू कितनी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और हम यही मान के चल रहे थे कि उसने कितने केले खरीदे होंगे, उसने x केले खरीदे थे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1 आई। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी, आसान तरीके से हमने चीजों को समझ लिया कि किस तरीके से हमने किया इस सवाल को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 118, 118वां क्या कह रहा है, बात को समझिए भाई। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, है ना। तो 3 8 27 112 क्वेश्चन मार्क 3396। भाई ये सीरीज ना बढ़ती जा रही है ना। अब ये डिफरेंस तो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये छोटे नंबर से बड़े 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 बहुत बड़े नंबर पे पहुंच चुकी, और डिफरेंस से कभी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, कोई सीरीज आपके सामने हो और एकदम से मतलब एक सीक्वेंस में ना बढ़कर कोई सीरीज एक इलॉजिकल मैनर में बढ़ती है, तो वहां मल्टीप्लीकेशन का हमें यूज करना है। ठीक है। अब देखो 3 से 8 जाने के लिए क्या करोगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 आ गया, बिल्कुल। 8 तिये 24, यानी कि 8 तिये 24, 24 और 3 27 आ गया, बिल्कुल। 27 चौका 108 कह सकता हूं मैं, और 4 जोड़ते ही कितना हो गया, 112। अब मैं समझ गया क्या कर रहे हैं हम, जितने की गुणा करी उतना ही जोड़ दिया, जितने की गुणा करी उतना ही जोड़ दिया, जितने की गुणा करी उतना ही जोड़ दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 112 पंजे करना पड़ेगा और 5 जोड़ना पड़ेगा। 112 पंजे यानी कि 100 पंजे 500, 12 पंजे 60, यानी कि 560 में 5 जोड़ते ही 565 होना चाहिए। और 565 बच्चों पहले ही ऑप्शन था, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ए ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा 565, है ना। तो मैं हटा भी देता हूँ, देखो 565 ही है। ठीक है, 565 यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। तो आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी चीज थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 पाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि भाई 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 58 वर्ष था। 5 साल पहले की घटना है, और क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त ये पूछा गया है। और भाई ये किसी बच्चे से नहीं हुआ, एक दो को छोड़कर। सवाल बड़ा जबरदस्त है, मैं ये कह दूं आपको, है ना। बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, बात को समझिए। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 58 वर्ष था। 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का जो अंतर है वो 16 वर्ष है।
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ लिया, क्या होगा। तो पहली बात तो ये है बच्चों, मैं जब भी ये वाला चैप्टर कराता हूँ, पूरे चैप्टर को मैं केवल एक ही फॉर्मेट पे लेकर चलता हूँ, ताकि बच्चों को भटकना ना पड़े, हर सवाल पे अलग अलग तरीके ना सीखने पड़े। एक ही तरीका बताऊंगा हर सवाल में, ठीक है। अब बात को समझिए भाई, कितने लोग हैं, दो लोग हैं, ए और बी। तो थोड़ा ऊपर को लिख लेते हैं क्योंकि एक सवाल और रह गया। तो दो लोग हैं भाई, ए और बी, क्लियर है मेरी बात। तो प्रजेंट में यहां मान लो, प्रजेंट 8 साल पहले का जिक्र है, तो ये पूरा गैप कितना हो गया भाई, 8 साल का पूरा गैप हो गया, ठीक है। 8 साल पहले की घटना है। कह रहा कि ए और बी की आयु का योग 58 वर्ष था। ये तो 5 साल पहले की बात कर रहा है। लो 5 साल पहले का भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मान लो यहाँ तक ये 5 साल है, ये क्या है, 5 साल है। और 5 साल पहले इनकी आयु का जो योगफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 58 दे रखा है, 58 ईयर्स, ठीक है भाई। 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल पहले इन दोनों की आयु का जो योगफल है वो 58 वर्ष है। अगर मैं प्रेजेंट में लेकर आऊं तो 5 साल तो ए के जुड़ेंगे, 5 साल बी के जुड़ेंगे, मतलब टोटल 10 जुड़ेंगे। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं 58 में, तो कितना हो गया, 68 ईयर्स। बोलो बात सही है क्या। तो मैं ये कह सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि जो ए और बी है, इन दोनों की वर्तमान आयु का जो योगफल निकाला हमने, प्रेजेंट ईयर का जो सम निकाल लिया हमने बच्चों, तो प्रेजेंट ईयर का सम कितना आया, वो 68 ईयर्स आया। क्लियर है मेरी बात, कितना है बच्चों, 68 ईयर्स आया। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों की प्रेजेंट ईयर जो भी रही होगी, जो भी रेशियो बनेगा, वो इस 68 को जरूर काट देगा। क्लियर है बात यहां तक। अब मैं देखता हूँ कौन काट सकता है। 25 और 9 34 है, 34 दूनी 68 होता है, बिल्कुल काट देगा। 25 और 9 34 है, ये भी काट देगा, है ना। 9 चौक 36, 9 से नहीं 4 से काट लेते हैं, 4 9 36, 4 से 13, तो 13 और 9 कितना हो गया, 22, 22 से भाई 68 नहीं काटने का, डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता इसका मतलब, ठीक है। 13 और 5 18, 18 से 68 नहीं कटेगा, इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर तो हमारा फिर या तो ए बनेगा या फिर आंसर हमारा बी बनेगा, ये तो बात तय होगी। अब आंसर हमारा ए या बी में से कौन सा है ये हमें पता करना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी बात तो चलो 5 साल पहले की तो बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं 8 साल पहले की। 8 साल पहले कह रहा कि 8 साल पहले बी की आयु जो भी रही होगी, बी की आयु और 8 साल बाद ए की आयु के बीच का अंतर 16 वर्ष है। अब 8 साल बाद ए की आयु का भी जिक्र कर रहा है, 8 साल बाद ए की आयु यहाँ पे है और 8 साल पहले बी की आयु यहाँ पे है। इन दोनों की आयु के बीच का अंतर 16 वर्ष है। अब मुझे ये बता दो मेरे भाई, अंतर अगर 16 वर्ष दे दिया, हमें ये बता रखा क्या उसने कि बड़ा कौन होगा, ए होगा कि बड़ा होगा, कि बड़ी आयु मतलब बड़ी एज किसकी होगी, ए की बी की, नहीं पता। तो इसका मतलब मैं ये समझ गया कि भाई केस दो बनेंगे हमारे, हमारे केस, केस कितने बनेंगे भाई, दो बनेंगे। अब बात को समझना भाई, बात को समझना दोस्तों। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लूं, मतलब उसको एक्स मान लूं, चलो मैं इसको एक्स मान लूं, एक्स, कि बी की आयु 8 साल पहले एक्स है, और इन दोनों की आयु में योग, इन दोनों की आयु में अंतर कितना, 16 का है। तो मैं इसको बड़ा कर दिया, x+16, इसको 16 कर दिया। तो प्रेजेंट में लेके जाओ उसको, 8 साल कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। प्रेजेंट में लेके जाओ, 8 साल कम कर दिया, तो ए की परजेंटेज कितनी होगी, x+8 होगी। बी को प्रेजेंट में लाओ, 8 साल जोड़ दो, तो कितनी होगी भाई, x+8 होगी बी की वर्तमान एज। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ गया, इसे इसको काट दोगे 1:1 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन में मौजूद भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये बात तो समझ गया, ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, यानी कि हमें 16 उसको ज्यादा करना पड़ेगा, तब बात हमारी बन सकती है, ठीक है। तो ये हमने पहले अप्लाई करके देख लिया, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या किया कि अगर ये 8 साल बाद ए की आयु एक्स है, तो 16 वर्ष का अंतर, तो ये x+16 होगा। क्लियर है मेरी बात। अब 16 मैंने उसको बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, क्योंकि 16 वर्ष का अंतर है, मैं ये नहीं बताया गया बड़ा कौन छोटा कौन, ठीक है। अब बात को समझिए, इसको अगर मैं प्रेजेंट में लेकर आऊं, 8 साल जोड़ दूं, 8 और 6 14, यानी कि 24, एक्स प्लस कितना हो गया, 24 हो गया। तो प्रेजेंट में बी की एज कितनी होगी, x+24 होगी। इसको मैं प्रेजेंट में लेके जाऊं, 8 साल कम कर दो, x-8 होगी क्या। और इन दोनों की आयु का योगफल कितना है भाई, प्रेजेंट में 68 साल है। आप कहोगे बिल्कुल सर 68 साल है। तो अब मुझे एक बात बताओ, x+x कितना हो गया, 2x हो गया। 24 में से 8 कम कर दोगे, 16, 16 उधर जाके 68 में से घट जाएगा, 16 घटा दोगे 68 में से, तो कितना बचेगा, 8 में से 6 कम कर दोगे 2, 6 में से 1 कम कर दोगे 5, 2 से डिवाइड, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 26 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई। तो 26 में से तुम्हें 8 कम करना है, तो कितना आ गया, 18 साल। 26 में 24 जोड़ना है, 6 और 4 10,
दो और दो चार, एक 50, कितना आ गया 50 साल। तो 18 और 50 का रेशियो बता दो अब कितना होगा। 18 और 50 का रेशियो दोनों को काट दो, है ना। ये कितना आ गया भाई 9, ये कितना आ गया 25। तो आंसर कितना बनेगा 9:25 बनेगा मतलब आंसर। तो इसका मतलब आंसर हुआ हमारा ए ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पाए होंगे किस तरीके से हमें ऐसे सवाल को करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 120, है ना। 40 क्वेश्चन हमारे ये 120 40 क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन है मैथ का, है ना। एक घन की प्रत्येक भुजा 4, यानी कि क्यूब के बारे में यहाँ पे हमें बता रखा है कि एक घन है। यहां से मैं शुरू कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ध्यान दो। यहां से शुरू कर रहा हूँ। एक घन की प्रत्येक भुजा यानी कि साइड कितनी दे रखी है घन की, 4 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड जिस जो 3 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो लंबाई की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों यहाँ पे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। एक निश्चित पात्र में पेंट 240 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर क्षेत्रफल को चित्रित करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि कोई पात्र रखा है हमारे पास, कोई बर्तन है ये मान लो, और इस बर्तन में क्या हो गया, एक सेकंड भाई, ठीक है। कोई पात्र है और उस बर्तन में 240 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल रखने को पेंट रखा है, ठीक है। अब ये सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल निकालना है कि ये 240 वर्ग सेंटीमीटर एरिया को रंगने के लिए पेंट पर्याप्त होगा कि नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये चीज कह रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया ये हो गया। और क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है LB, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। क्लियर है मेरी बात। तो अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहूंगा कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 चिकम 96, तो यहाँ पे कितना आ गया 96 आ गया। अब यहाँ पे LB प्लस BH प्लस HL जोड़ दो, 5 3 15 तो 1 हो गया, है ना। 5 7 35, 35 1 हो गया, और 7 3 21, 21 1 हो गया। इनके इनको जोड़ लो, 5 और 5 10 और 1 11, 11 का 1 का, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 71, 71 का डबल करना है, यानी कि 2 गुणा 71 आ गया, और डबल कर दोगे 2 एकम 2, 2 सते 14, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। ये भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि टोटल जो एरिया आया हमारा निकल गया वो कितना आया, मैं ये देख लेता हूँ। टोटल एरिया हमारा आया 96 प्लस 142, और जोड़ दोगे 6 और 2 8, 9 और 4 13 का 3 का हासिल 1, 238 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास कितना है, 240 वर्ग सेंटीमीटर है हमारे पास। टोटल पेंट कितना क्षेत्रफल चित्रित करने के लिए था, 240 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारा जो दोनों को मिला के एरिया आया वो 238 है। इसका मतलब 2 वर्ग सेंटीमीटर एरिया के लिए पेंट अभी भी बाकी बचेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि घनाभ को भी रंगा जा सकता है और क्यूब यानी कि घन को भी रंगा जा सकता है। तो केवल घन को चित्रित किया जा सकता है, ये पहला गलत हो गया। केवल घनाभ को चित्रित किया जा सकता है, ये भी गलत हो गया। तो घन और घनाभ दोनों को चित्रित किया जा सकता है। इसका मतलब हमारा आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बनेगा। तो मुझे ये बताइए, अपने जो 40 सवाल अभी अभी किए, तो ये 40 के 40 सवाल आपको समझ में आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो बच्चों जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बताना बच्चों, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं कोशिश करूं कि और भी बेहतर तरीके से आपको चीजों को समझा पाऊं, ठीक है। तो एक कमेंट करने में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बुराई होगी या फिर कोई टैक्स लगेगा तुम पे। तो भाई कमेंट करके एक बार बता दिया करो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई मेरे साथ बच्चे हैं और बच्चे जो है देखते हैं, पसंद कर रहे हैं तरीकों को, ठीक है बच्चों। तो भाई इससे ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाते। तो अभी मतलब ये समझ लो कि जो पिछले टेस्ट सीरीज का जो रीजनिंग का पोर्शन है मैं एक दिन उसको भी डाल दूंगा, है ना। हालांकि कल हमारा जो टेस्ट सीरीज होगी वो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल ही मैं आपको हिंदी और GS के क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाकर उसमें सही टाइम पे मैं डाल दूं, ताकि आप जो है उसको देख लो। फिर वही टाइम निकाल कर ही देखो मैं टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। पर्टिकुलर तो अभी कोई टाइम है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बताया था कि जो ऑफलाइन बैच चले हुए हैं बहुत ज्यादा बैच चले हुए हैं, ठीक है। और फिर भी हम अपना अलग से टाइम निकाल के, अब देख लो अभी भी कितने बज रहे हैं, 8:30 बजे हुए हैं रात के, और मैं जो है 6:30 बजे स्टार्ट की थी वीडियो बनानी,
ठीक है, टाइम निकाला था आज भी, ये मान लो एक तरीके से, ठीक है। तो 8:30 बजे हुए हैं। अब इससे ज्यादा फिर रीजनिंग की अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो फिर यानी कि 40 क्वेश्चन और हो जाएंगे, तो लगभग 10-11 बजे जाके खत्म होगी वीडियो। तो मैं एक काम करूंगा, मैथ का पोर्शन अलग ही रखूंगा और रीजनिंग का पोर्शन अलग ही रखूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी मेहनत और लगन के साथ आप जो है तैयारी करते रहना, और हर संडे अपने तैयारी का आकलन करते रहना, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आपका अभी और वीक है और किस में आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आई होगी, और कमेंट जरूर मैं देखना चाहूंगा कि आप कमेंट कितने लोग करते हो, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, और तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।